हेलो दोस्तों, आपका मेरे नॉवेल कल्चर चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर आपका अनेक फैंटेसी वर्ल्ड के स्टोरीज सुनने को मिलेंगे, तो आगे और स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अध्याय 1 दैनिक खुफिया प्रणाली की खोज की। क्लैंग। एक जोरदार धमाका। अनियमित आकार का एक पत्थर आकाश से गिरा और 4.2 मीटर लंबे ट्रक के विंडशील्ड से टकराकर चकनाचूर हो गया। पत्थर शीशे को तोड़ते हुए अंदर घुस गया और गाड़ी के अंदर अस्त-व्यस्त डैशबोर्ड पर जा गिरा। क्या बकवास है। ट्रक के अंदर जियांग ताओ, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 80,000 युआन उधार लेने के लिए आवश्यक ब्याज की गणना कर रहा था, अचानक तेज आवाज से चौंक गया। अभी भी सदमे में उसने कार की विंडशील्ड को देखा, जो मकड़ी के जाले की तरह चकनाचूर हो गई थी। फिर उसने डैशबोर्ड पर रखे मुट्ठी के आकार के पत्थर को देखा। जियांग ताओ पूरी तरह से असमंजस में था। किस कमीने ने मेरी ट्रक पर पत्थर फेंका? उसने धड़ाम से दरवाजा खोला और ट्रक से बाहर निकल गया। जियांग ताओ ने गुस्से से चारों ओर देखा और अपराधी की तलाश करने लगा, लेकिन चारों ओर नजर घुमाने के बाद 50 मीटर के दायरे में एक भी व्यक्ति नहीं था। किसी को न पाकर जियांग ताओ ने बीजिंग के ऊपर बादलों से घिरे आकाश की ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि पत्थर सचमुच आकाश से गिरा हो? धिक्कार है, जब किस्मत खराब होती है तो पीने का पानी भी दांतों में फंस जाता है। कार की विंडशील्ड बदलवाने में कम से कम 400 से 500 युआन का खर्च आएगा। इस तरह 1-2 दिन का बिना वेतन वाला काम बेकार चला गया। ठीक उसी समय जब जियांग ताओ को पैसों की सबसे ज्यादा कमी थी, नियति ने उसे एक और बड़ा झटका दिया। आज चंद्र माह का 8वां दिन है, नव वर्ष से केवल 20 दिन पहले का समय है। जैसे जैसे वसंत उत्सव नजदीक आता गया, जियांग ताओ की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इस साल वह नए साल से इतना डरा हुआ था जितना कि एक मोटा ताजा सुआ। जिन लोगों ने पैसा कमाया है, उनके लिए वसंत उत्सव के लिए घर जाना एक उत्सव है, लेकिन उनके जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने पैसा नहीं कमाया है और जिस पर भारी कर्ज का बोझ है, ये घर जाकर मुकदमे का सामना करने जैसा है। तोडा में ही जियांग ताओ को लेनदारों से 4 कॉल आए। निर्माण कार्य के लिए उस पर बिल्डरों का 20,000 युआन से अधिक का बकाया था। मरम्मत कार्य के लिए अभी भी 10,000 युआन से अधिक की राशि बकाया थी। उस पर सजावट सामग्री के लिए 20,000 युआन से अधिक का कर्ज भी था। घर में एयर एनर्जी और फ्लो हीटिंग लगवाने में 20,000 युआन से भी अधिक का खर्च आया। कुल मिलाकर कर्ज 80,000 युआन से अधिक हो गया। जैसे जैसे चंद्र माह का आगमन हुआ और वर्ष का अंत निकट आने लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि लेनदारों ने भुगतान की वसूली के लिए दबाव बनाना शुरू करने की साजिश रच दी थी। कर्ज लेना और उसे चुकाना स्वाभाविक ही है। उन्हें दबाव डालने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन खुद को पैसे न कमाने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। ये साल इतना मुश्किल क्यों रहा है? टूटे हुए विंडशील्ड को घूरते हुए जियांग ताओ ने बेबसी से आह भरी। शुरू में जियांग ताओ और उनकी पत्नी जूली ने इस साल कड़ी मेहनत करके सभी कर्ज चुकाने की योजना बनाई थी। हालांकि बीजिंग में नौकरी करके पैसा कमाना किसी कारखाने से वेतन प्राप्त करने जितना स्थिर नहीं था। वह फिर भी एक वर्ष में औसतन 10,000 से अधिक मासिक आय अर्जित करने में सक्षम हो सकता था। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटे तो मितव्ययिता बरतकर प्रति वर्ष 7 से 8,000 रुपये बचाना मुश्किल नहीं था। लेकिन अप्रत्याशित घटनाएं बिना किसी अपवाद के घटित हुई। इस साल जुलाई में जियांग ताओ रात में टहलते समय फिसल गया था। उस रात उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक मोच है और एक रात आराम करने के बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन अगले दिन जब वह जागा तो उसे इतना तेज दर्द हुआ कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं सका। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके पटेला लिगामेंट में काफी गंभीर खिंचाव आ गया है। किसी को अपंग न बनाने की इच्छा से उन्हें तुरंत सर्जरी करानी पड़ी। 30 साल की उम्र में अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर में होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसने अपने पैर को बचाने के लिए पैसे खर्च किए। उस सर्जरी पर 20,000 से अधिक का खर्च आया और मेडिकल इंश्योरेंस के बाद भी 10,000 से अधिक का खर्च जेब से ही उठाना पड़ा। हड्डियों और मांसपेशियों को ठीक होने में 100 दिन लगते हैं। जियांग ताओ जैसे फ्रीलांसर के लिए, जो दिन के हिसाब से काम करता था, यह एक घातक झटका था। 100 दिनों से अधिक समय तक कोई आय नहीं हुई, फिर भी खर्च जारी रहे, जिसके परिणामस्वरूप लाभ नकारात्मक हो गया। अक्टूबर तक घर पर आराम करने के कारण उनके पैर को अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया था। वह दोबारा नौकरी ढूंढने के लिए अपने पुराने शहर से जल्दी निकल गया। पहले दिन जब हम वापस लौटे, पहला काम अधूरा रह गया, तभी एक और दुर्घटना हो गई। उसका 5 साल का साथी वाहन अचानक खराब हो गया। उसका गियरबॉक्स पूरी तरह से टूट गया। कोई कमाई नहीं हुई और गियरबॉक्स असेंबली को बदलने में 7,000 से अधिक रुपये खर्च हो गए। नवंबर में उनकी बेटी जियांग जू को सर्दी लग गई
बुखार हो गया और उसे खांसी के साथ निमोनिया हो गया। उसने शहर के बच्चों के अस्पताल में आधा महीना बिताया और खर्चा बढ़कर हजारों डॉलर तक पहुंच गया। जैसे जैसे अंत नजदीक आ रहा है, इस महीने पारिवारिक बीमा का भुगतान करने के बाद जियांग ताओ के पास 5,000 से भी कम राशि बची है। और अभी अभी एक जोरदार आवाज हुई, आसमान से एक पत्थर गिरा और कार की विंडशील्ड चकनाचूर हो गई। ये विपत्तियां एक के बाद एक घटती गईं। यहां तक कि नास्तिक जियांग ताओ भी एक भिक्षु से यह जानने के लिए प्रार्थना करने को उत्सुक थे कि क्या उन्होंने इस वर्ष किसी आत्मा को नाराज किया है। ट्रक में वापस आकर जियांग ताओ की नजर डैशबोर्ड पर रखे मुट्ठी के आकार के पत्थर पर पड़ी। अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्या यह उल्कापिंड हो सकता है? यदि यह एक उल्कापिंड था और मैंने इसे गिरते हुए देखा था, तो यह एक प्रत्यक्ष उल्कापिंड होगा। किसी प्रत्यक्षदर्शी उल्कापिंड की कीमत सामान्य उल्कापिंड की तुलना में अधिक होती है। इसके अलावा ये पत्थर काफी बड़ा है। ये लाखों या यहां तक कि करोड़ों में बिक सकता है। ऐसे में आसमान से आई विपत्ति भी अचानक सौभाग्य में तब्दील हो सकती है। वह उन सभी कर्जों को तुरंत चुका सकता था, खुद को दशकों की कड़ी मेहनत से बचा लिया। घटक जियांग ताओ जितना ज्यादा सोचता गया, उतना ही रोमांचित होता गया और जोर से घूर भरते हुए बोला। सबसे पहले उन्होंने अपना फोन निकाला और कुछ तस्वीरें खींची, जिससे उस दृश्य को रिकॉर्ड किया जा सके। तस्वीरें लेने के बाद उन्होंने कई वीडियो रिकॉर्ड किए। मेरे पूर्वजों पर कृपा करें, मुझे एक बार अमीर बनने का मौका दें, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। जियांग ताओ ने हाथ जोड़कर पहले हवा में प्रणाम किया, फिर सावधानीपूर्वक अनियमित आकार के पत्थर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर को छुई, एक झिलमिलाहट की आवाज आई और उसके पूरे शरीर में झुनझुनी सी फैल गई। उसी समय पत्थर एक झंझनाहट के साथ गायब हो गया। जियांग ताओ के सामने की हवा अचानक पानी की लहरों की तरह कांप उठी। उसकी आंखों के सामने एक चमकदार नीले रंग का आभासी पैनल प्रकट हुआ। क्या आप दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम से तुरंत जुड़ना चाहेंगे? पैनल का इशारा देखकर जियांग ताओ पूरी तरह से हैरान रह गया। प्रणाली, दैनिक खुफिया प्रणाली। एक प्रसिद्ध ऑनलाइन साहित्य साइट के पुराने पाठक होने के नाते जियांग ताओ स्वाभाविक रूप से इन चीजों से परिचित थे। क्या यह एक भ्रम था, एक झूठी आध्यात्मिक अवस्था? मैंने तो मशरूम भी नहीं खाए। जियांग ताओ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, फिर उन्हें एक झटके से खोल दिया। गहरे नीले रंग का पैनल वैसा ही रहा, अब उस पर उल्टी गिनती चल रही थी। क्या आप दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम से तुरंत जुड़ना चाहेंगे? उल्टी गिनती 10, 9, 8। बांधो बांधो, अभी बांधो। ब्रदर टोनगाजी को बिना कुछ बोले उल्टी गिनती शुरू करते हुए देखकर जियांग ताओ ने बांधने का निर्णायक निर्णय लिया। चाहे ये सच हो या झूठ, भ्रम हो या वास्तविकता, बस पहले इसे बांध दो। दैनिक खुफिया प्रणाली को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है, कृपया प्रतीक्षा करें। प्रगति 1%, 0.5%, 0.17%। उस लगातार बदलते हुए प्रोग्रेस बार को देखते हुए जियांग ताओ ने अपनी सांस रोक ली और एक पल के लिए भी अपनी निगाहें हटाने से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि जल्द ही वह भी एक प्रणाली को नियंत्रित करने वाला महाशक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। उसका दिल शांत नहीं रह सका। दैनिक खुफिया प्रणाली का सफल बंधन। मेजबान जियांग ताओ 30 वर्ष। सिस्टम लेवल 1। इस स्तर पर प्रतिदिन एक बुद्धिमत्ता अनलॉक होती है। आज की खुफिया जानकारी 01। आज रेड स्टार सेकंड हैंड फर्नीचर मार्केट के पश्चिमी द्वार पर आपको संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त हुई। थोक बाजार के पश्चिमी द्वार के दाहिनी और बाईं से दाईं और तीसरे कूड़ेदान में एक आइस्ड रेड टी की बोतल का ढक्कन है, जिसे स्कैन करके आईफोन 15 का पता लगाया जा सकता है। एक बोतल का ढक्कन जिससे आईफोन 15 जीता जा सकता है। आज की खुफिया जानकारी देखकर जियांग ताओ की आंखें चमक उठी। क्या पेय पदार्थों की बोतल के ढक्कन के बदले मिलने वाले पुरस्कार के सभी दावे धोखाधड़ी नहीं है? छीलकर जीतने वाले एक और बोतल पाएं वाले पैकेटों को छोड़कर जियांग ताओ ने क्यूआर कोड वाले बोतल के ढक्कनों पर ध्यान भी नहीं दिया। स्कैनिंग से मिलने वाले कुछ सेंट डेटा की लागत के लायक नहीं है, ये तो सरासर समय की बर्बादी है। अब सिस्टम ने वास्तव में उसे सूचित किया कि कचरे के डिब्बे में एक आइस्ड रेड टी की बोतल का ढक्कन है, जिसे आईफोन 15 के लिए स्कैन किया जा सकता है। आहोन, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? अध्याय 2। बोतल के ढक्कन में छिपा हुआ आईफोन 15। इसके अस्तित्व पर विश्वास करना इसके अस्तित्व पर विश्वास न करने से बेहतर है। कूड़ेदान के पास बोतल का ढक्कन मिलने से मुझे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अधिक से अधिक ये बस कुछ मिनटों की बर्बादी है। अगर यह असली हुआ तो यह आईफोन भी हो सकता है। ये कम से कम कुछ हजार युआन तो होगा ही। जियांग ताओ ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर पश्चिमी गेट पर स्थित कूड़ेदानों की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ा।
अरे, कोई मुझसे पहले यहाँ पहुंच गया। दूर से जियांग ताओ ने हरे रंग की मिलिट्री कोट पहने एक बूढ़े व्यक्ति को कूड़ेदानों की एक पंक्ति के बगल में खड़े होकर चीजें चुनते हुए देखा। ये देखकर जियांग ताओ अचानक तनावग्रस्त हो गया। उम्मीद है कि बूढ़ा आदमी उसकी नाक के नीचे से ही इस अवसर को छीन नहीं लेगा। अपनी चाल तेज करते हुए जियांग ताओ ने बूढ़े आदमी के पैरों के पास गत्ते, प्लास्टिक की चादरें और फेंकी हुई बोतलों का ढेर देखा। बूढ़े व्यक्ति ने जियांग ताओ को पास आते देखा, अपना काम रोक दिया और सावधानी से उसकी ओर देखा। हाँ, मुझे ऐसे मत देखो बूढ़े आदमी, मैं तुमसे मुकाबला करने नहीं आया हूँ, बस सिगरेट पीने आया हूँ। जियांग ताओ हंसते हुए समझाने लगा और उसने अपनी जेब में हाथ डालकर बूढ़े आदमी को एक सिगरेट थमा दी। एक सिगरेट ही उस बूढ़े आदमी को शांत करने के लिए काफी थी और जियांग ताओ की ओर उसकी निगाहें काफी नर्म हो गईं। आप अपना काम करते रहिए बूढ़े आदमी। थोड़ी देर पहले जब मैं कचरा फेंक रहा था तो गलती से मेरी पानी की बोतल भी उसके साथ गिर गई। मैं बस उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर मुझे मिल गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जियांग ताओ सिगरेट पीते हुए बाईं ओर से गिनते हुए तीसरे हरे कूड़ेदान की ओर बढ़ा। एक गहरी सांस लेकर और मानसिक रूप से खुद को तैयार करते हुए उसने तलाशी शुरू कर दी। सौभाग्यवश ये कूड़ेदान अपेक्षाकृत साफ थे, उनमें न तो खाने का कचरा था और न ही कोई दुर्गंध। कूड़ेदानों में ज्यादातर धूल, गत्ते के टुकड़े और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े थे, बस बोतलें और डिब्बे। आइस टी की बोतल का ढक्कन। जियांग ताओ ने 7 से 8 मिनट तक कूड़ेदान में कुछ ढूंढा। जब उसे बेचने लायक कुछ बेकार चीजें मिल जाती तो वह उन्हें अपने बगल में बैठे बूढ़े आदमी के पैरों में फेंक देता था। परिणाम स्वरूप कबाड़ इकट्ठा करने वाले बूढ़े व्यक्ति की उसके प्रति राय और भी बेहतर हो गई। पूरी तलाशी के दौरान जियांग ताओ को आइस टी की 3 बोतलें मिली। उनमें से 2 सामान्य छोटी बोतलें थीं और एक 1 लीटर की बड़ी बोतल थी। जियांग ताओ ने तीनों बोतलों के ढक्कन घुमाकर खोले, उन्हें अपनी जेब में रख लिया और उन बोतलों को कबाड़ बीनने वाले बूढ़े आदमी के लिए छोड़ दिया। लगभग 10 मिनट बाद जियांग ताओ ने तीसरे कूड़ेदान की अच्छी तरह से तलाशी ली, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी बोतल पीछे न छूट जाए। किस्मत से उसे कूड़ेदान में एक बेकार पड़ी स्टेनलेस स्टील की पानी की बोतल मिल गई। मिल गया, मैं चलता हूँ बूढ़े आदमी, व्यस्त रहो और आशा है कि तुम्हारा भाग्य चमकेगा। जियांग ताओ ने कूड़ेदान से पानी की बोतल निकाली, कबाड़ इकट्ठा करने वाले बूढ़े व्यक्ति को मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और तेजी से उस जगह की ओर चल पड़ा जहां उसने अपनी कार खड़ी की थी। जियांग ताओ, तुम्हारी कार की खिड़की को क्या हुआ? जब जियांग ताओ अपनी कार के पास लौटा तो लगभग 1.7 मीटर लंबा और 40 वर्ष की आयु का एक थोड़ा मोटा आदमी उसके सामने खड़ा होकर नुकसान का जायजा ले रहा था। उस व्यक्ति का नाम वांग लियानमिंग था, जो जियांग ताओ का ही एक ग्रामीण था और वही था जिसने उसे इस व्यापार से परिचित कराया था। मेरी किस्मत ही खराब है। थोड़ी देर पहले एक कार से उछले कंकड़ ने इसे तोड़ दिया। मैंने कार का पीछा किया लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। जियांग ताओ ने इसे टालने के लिए लापरवाही से एक बहाना बना लिया। स्वाभाविक रूप से वह दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में बाहरी लोगों को जानकारी नहीं दे सकता था। तुम्हारा तो ये साल काफी बदकिस्मती भरा रहा है। क्या तुमने उस कार की नंबर प्लेट देखी? वह बहुत तेजी से भाग गया, मैं उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। तो ये बुरी खबर है। इस बाजार के आसपास लगे कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है। धिक्कार है, मेरी बदकिस्मती में से यही होना था। एक और दिन बर्बाद हो गया। हिम्मत मत हारो भाई। जैसा कि कहावत है, बदकिस्मती भी कभी कभी वरदान साबित हो सकती है। मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। हाँ, आपके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद भाई वांग। आशा है ये दुर्भाग्य जल्द ही दूर हो जाएगा। जियांग ताओ ने मन ही मन सोचा कि भाई वांग शायद सही कह रहे हो, दुर्भाग्य सचमुच एक छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है। किसने सोचा होगा कि आसमान से दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम गिरेगा और सीधे उसकी कार पर आकर गिरेगा। एक टूटी हुई कार की खिड़की के बदले एक सिस्टम कितना बढ़िया सौदा है। अरे वाह, बर्फ गिर रही है। चलो बाहर चलते हैं, काफी देर हो रही है और बाजार बंद होने वाला है। कल मिलते हैं जियांग ताओ, मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वांग लियानमिंग दौड़कर अपने ट्रक के पास गया, उसे स्टॉप किया और चला गया। जियांग ताओ ने आसमान की ओर देखा। दिन भर बादल छाए रहने के बाद बीजिंग में आखिरकार साल की पहली बर्फबारी हुई। समय पर हुई बर्फबारी अच्छी फसल का संकेत है, सौभाग्य का संकेत। आशा है कि यह मेरे लिए भी आर्थिक समृद्धि की शुरुआत हो। मुस्कुराते हुए सोचते हुए जियांग ताओ ने समय देखने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। शाम के 5:30 बज चुके थे और अंधेरा होने ही वाला था। आमतौर पर इस समय तक दिन का कामकाज समाप्त हो जाता है। चलो घर चलते हैं।
ट्रैफिक बहुत खराब होने वाला है। जियांग ताओ ने तुरंत अपना इनाम देखने की इच्छा को दबा लिया, फुर्ती से अपनी प्यारी कार की ओर बढ़ा, उसे स्टॉप किया और चला गया। हालांकि कार की खिड़की टूट गई थी, जिससे दृश्यता थोड़ी प्रभावित हुई थी, लेकिन फिर भी सड़क और कारों को स्पष्ट रूप से देखना संभव था। जियांग ताओ ने पिछले 5-6 वर्षों में रेड स्टार सेकंड हैंड फर्नीचर मार्केट से शियाओ शनहे अबन विलेज तक इस सड़क पर हजारों बार गाड़ी चलाई थी, इसलिए वह इससे बहुत अच्छी तरह परिचित था। शियाओ शनहे गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित खुले क्षेत्र तक गाड़ी से पहुंचने में 20 मिनट लगे और जमीन पर बर्फ जमा होने लगी। आकाश से गिरते हुए बर्फ के टुकड़े बड़े होते गए, जिससे दुनिया सफेद रंग के विशाल विस्तार में बदल गई। जियांग ताओ हवा और बर्फ का सामना करते हुए कार से बाहर निकला और तेजी से गांव की ओर चल पड़ा। बर्फीली जमीन पर जूतों से हल्की चरमराहट की आवाज आई, जो जियांग ताओ के वर्तमान मूड को दर्शाती थी। काम से छुट्टी हो गई है, शियाओ जियांग टिल्डा। शियाओ जियांग की छुट्टी है टिल्डा। बहन वांग ने अभी तक अपना स्टॉल बंद नहीं किया है, वह बहुत समर्पित है। बर्फ गिर रही है सिस्टर ली, और आप अभी भी यहाँ काम में लगी हुई हैं। जियांग ताओ ने शियाओ शनहे में 6 साल से अधिक समय से एक घर किराए पर लिया हुआ था और वह कई सड़क विक्रेताओं को जानता था, अक्सर गुजरते समय उन्हें नमस्कार करता था। उसने गांव की बन की दुकान से एक पैनकेक खरीदा। एक दुकान से उसने 15 युआन मूल्य का सुअर के सिर का मांस और कुछ छोटे ठंडे व्यंजन खरीदे। फिर पैंगडोंग सुपरमार्केट से उन्होंने इंस्टेंट नूडल्स के 2 पैकेट, होंगली सिगरेट के 2 पैकेट, बेन्यूएर की 1 बोतल और 8 युआन मूल्य की 5 मसालेदार मूंगफली खरीदी। जमकर खरीदारी करने के बाद जियांग ताओ अपने बड़े और छोटे बैगों को लेकर शहरी गांव की भूल भुलैया जैसी गलियों से 5 मिनट तक गुजरा। अंततः वह एक अपेक्षाकृत पुरानी दिखने वाली 2 मंजिला बैरक इमारत के सामने पहुंचा। जियांग ताओ ने अपनी जेब से एक सेस कार्ड निकाला, उसे स्वाइप किया और छोटी इमारत में प्रवेश किया। वह दूसरी मंजिल पर छायादार हिस्से में स्थित कमरा नंबर 205 में रहता था। छायादार तरफ का कमरा अंधेरा और नम था, जहां साल भर में शायद ही कभी सूरज की रोशनी पहुंचती थी। इसका एकमात्र फायदा यह था कि यहाँ का किराया धूप वाले हिस्से की तुलना में प्रति माह 300 युआन सस्ता था। जियांग ताओ दिन के समय शायद ही कभी घर पर रहता था, वह ज्यादातर थोक बाजार में काम करता था। उसके लिए किराए का घर सिर्फ सोने की जगह थी, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वहां धूप है या छांव। किराए पर हर महीने बचाए गए 300 युआन उसके लिए आधे महीने के लिए सिगरेट के 2 पैकेट खरीदने के लिए पर्याप्त थे। उसने चाबी निकाली, दरवाजा खोला और कमरे की लाइट जला दी। जियांग ताओ का कमरा मात्र 10 वर्ग मीटर का था। कमरे में सोने के लिए एक सिंगल बेड और एक छोटी सी पुरानी अलमारी थी, जिसे उसने पुराने सामान के बाजार से खरीदा था। इसके अलावा एक पड़ोसी द्वारा दिया गया एक कंप्यूटर डेस्क भी था, जो बीजिंग लौट गया था और अब वह उसका डाइनिंग टेबल बन गया था। कमरे का फर्नीचर इतना साधारण था कि लगभग बुनियादी ही कहा जा सकता था। वह अंदर आया, दरवाजा बंद किया और अपने साथ लाए प्लास्टिक के थैलों का गुच्छा खाने की मेज पर फेंक दिया। घबराए हुए चेहरे के साथ जियांग ताओ ने अपनी जेब से कूड़ेदान से निकाली हुई चाय की 3 लाल बोतलों के ढक्कन निकाले। अगर मैं एप्पल का फोन जीत जाऊं, तो मैं उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूं। भगवान भला करे, आशा है ये सच हो। जियांग ताओ ने सबसे पहले अपने हाथ धोने के लिए दूसरी मंजिल पर स्थित सार्वजनिक सिंक में एक साबुन का डिब्बा लिया और इस प्रक्रिया में उसने तीनों बोतल के ढक्कनों को भी साफ कर दिया। अपने हाथ और बोतल के ढक्कन धोने के बाद जियांग ताओ अपने कमरे में लौट आया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसने कोड स्कैन करने के लिए अपना फोन निकाला। डिंग। पहली टोपी में कुछ भी नहीं था। डिंग। दूसरा वाउचर क्यू ग्रीन डायमंड खोलने के लिए था। अब सिर्फ आखिरी वाला ही बचा था और जियांग ताओ का चेहरा गंभीर हो गया। मैंने मास्क खरीद लिया है, शराब खरीद ली है, जश्न के लिए सब कुछ तैयार है, कृपया इसे व्यर्थ न जाने दें। उसकी निगाहें तनाव से भरी हुई थी और आखिरी बोतल के ढक्कन पर टिकी हुई थी। जियांग ताओ ने टोपी के अंदर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए अपने फोन का कैमरा उस पर केंद्रित करने से पहले एक गहरी सांस ली। डिंग। बधाई हो, आपने आईफोन 15 जीत लिया है। मैं जीत गया। धिक्कार है। अपने फोन पर जीत का निशान देखकर जियांग ताओ कुर्सी से उछल पड़ा और उत्साह से हवा में कई बार मुक्के मारे। बचपन से लेकर अब तक जियांग ताओ ने लॉटरी में सबसे ज्यादा 10 युआन ही जीते थे। इसके अलावा उसने 10 युआन से अधिक मूल्य की कोई चीज नहीं जीती थी। आज उसने एक बोतल के ढक्कन को स्कैन किया और आईफोन 15 जीत लिया। ये बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। जियांग ताओ ने ये सुनिश्चित करने के लिए अपना चेहरा जोर से रगड़ा कि वह सपना तो नहीं देख रहा है। फिर उसकी नजरें वापस फोन की स्क्रीन पर टिक गईं। विजेता फोन की स्क्रीन अभी भी वही थी।
सब कुछ असली था। उत्साह के बाद जियांग ताओ ने विजेता पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपना नाम, फोन नंबर और डिलीवरी पता भरा। अध्याय 3 सच में प्रिय, तुम सचमुच जीत गई। अपनी जानकारी और डिलीवरी पता भरने के बाद जियांग ताओ ने अपने द्वारा जीते गए पुरस्कार के विवरण को फिर से देखा। हालांकि उसने आईफोन 15 का सबसे सस्ता मॉडल ही जीता था। ऑनलाइन नवीनतम कीमत अभी भी 4,399 ही थी, बिल्कुल नया और बंद। अगर इसे सेकंड हैंड के रूप में बेचा जाए तो 10% छूट के बाद भी ये 3,900 से अधिक मूल्य प्राप्त कर सकता है। ये जियांग ताओ के आधे महीने तक अथक परिश्रम करने के बराबर है। अगर मुझे हर दिन इस तरह की जानकारी मिल सके तो। इस संभावना के बारे में सोचते ही जियांग ताओ का दिल उत्साह से भर उठा। एक दिन में क्या वह महीने में लगभग 1 लाख रुपये नहीं कमा सकता था? देखते ही देखते वह परिवार के सारे कर्ज चुकाने में सक्षम हो जाएगा। बहुत जल्द ही उनकी पत्नी और बच्चे एक सुखी जीवन जी सकेंगे। ये सोचते ही जियांग ताओ के मन में एक विचार आया और नीली आभासी स्क्रीन एक बार फिर उसके सामने प्रकट हो गई। आज की जानकारी अपडेट कर दी गई है। अगली अपडेट में 5 घंटे और 39 मिनट का समय लगेगा, कृपया धैर्य रखें। जियांग ताओ ने समय देखने के लिए अपना फोन निकाला। शाम के 6:21 बज चुके थे। इसका मतलब ये था कि अगली जानकारी आधी रात के बाद ही अपडेट होगी। अभी चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा। वर्तमान में सिस्टम का स्तर केवल स्तर 1 है, जो प्रतिदिन केवल एक ही इंटेल को रिफ्रेश करता है। यदि वह दैनिक रिफ्रेश की संख्या बढ़ाना चाहता है तो उसे लेवल 2 में अपग्रेड करने के लिए पैसे खर्च करने होंगे। 1 लाख छोड़ो भी, थोड़ा और इंतजार करना बेहतर है। सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आवश्यक धनराशि को देखते हुए जियांग ताओ ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। अभी तो उसके पास 10,000 रुपये भी नहीं थे। 100,000 रुपये वह कहां से लाएगा? इसके अलावा अगर उसके पास 100,000 भी होते तो भी वह किसी ऐसी चीज को जल्दबाजी में अपग्रेड नहीं करता जिससे वह अभी भी बहुत परिचित नहीं है। उत्साह के बाद जियांग ताओ ने सबसे पहले केतली में थोड़ा पानी उबालने के लिए रखा। फिर उसने बैजियू की एक बोतल खोली और अपने लिए एक गिलास डाला और थोड़ी खुशी मनाने के लिए मूंगफली खाए। आज उसने छोटे मोटे काम करके सिर्फ 460 कमाए, जो कोई असाधारण बात नहीं है, जश्न मनाने लायक भी कुछ नहीं है। लेकिन कूड़ेदान में बोतल का ढक्कन मिलना और उसे स्कैन करके आईफोन 15 ढूंढना, ये तो वाकई जश्न मनाने लायक बात थी। मुझे आश्चर्य है कि अगली जानकारी क्या होगी। अगर यह एक और फोन हो तो बहुत अच्छा होगा। फिर मैं एक को नकद में बेच सकता हूं और दूसरा अपनी पत्नी के लिए नए साल के उपहार के रूप में बचा सकता हूं। जूली पिछले 5-6 सालों से उस शाओमी फोन का इस्तेमाल कर रही है। यह इतना धीमा है कि हास्यास्पद लगता है। रिंग 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 रिंग। जैसे ही जियांग ताओ को अपनी पत्नी का ख्याल आया, मानो टेलीपैथिक रूप से जूली ने वीडियो कॉल शुरू कर दी। जियांग ताओ ने जल्दी से बोतल को एक तरफ रख दिया, अपना मुंह पोंछा और कॉल कनेक्ट करने के लिए स्लाइड किया। इतनी देर से फोन क्यों उठा रहे हो? इतनी खूबसूरत को सोने के घर में छिपाकर रखा है। वीडियो कॉल कनेक्ट होते ही फोन पर एक सुस्पष्ट महिला की आवाज सुनाई दी। स्क्रीन झिलमिला उठी और उस पर हल्के गुलाबी रंग के थर्मल कपड़ों में एक लंबी पतली महिला दिखाई दी। उसकी शक्ल टीवी स्टार झांग तियानाई से मिलती जुलती थी। यह कोई और नहीं थी, वह जियांग ताओ की पत्नी जूली थी। जियांग ताओ को अपने जीवन में सबसे ज्यादा गर्व इस बात पर था कि उसने जूली जैसी खूबसूरत, आकर्षक कद-काठी वाली और उसके साथ सादा जीवन जीने को तैयार लड़की से शादी की। उन्होंने हाई स्कूल के दूसरे साल में डेटिंग शुरू की और विश्वविद्यालय से स्नातक होने के पहले साल में शादी कर ली। 6 साल तक डेटिंग और 7 साल की शादी। हालांकि उनके बीच झगड़े भी हुए, लेकिन वे हमेशा सुलह कर लेते थे और अब तक एक दूसरे का साथ देते आ रहे हैं। हम 13 साल तक एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाना, समझा और प्यार किया। स्कूल की वर्दी से लेकर शादी के कपड़ों तक, 2 लोगों की प्यारी दुनिया से लेकर 3 लोगों के खुशहाल परिवार तक। उन्होंने 13 साल एक साथ बिताए और उनका बंधन सोने की तरह अटूट था। तुम दिन भर घर पर बैठकर क्या सपने देखते रहते हो? क्या तुम इस झोपड़ी में छिपने को तैयार होगे? जियांग ताओ ने मजाक में डांटते हुए फोन उठाया और कमरे को दिखाने लगी। क्या तुमने अभी फिर चुपके से शराब पी ली? स्क्रीन पर जूली ने अपनी नाक सिकुड़ी, मानो उसे कुछ 100 किलोमीटर दूर स्थित जियांग ताओ के कमरे से शराब की गंध आ रही हो। हा, सच में मेरी पत्नी मुझे सबसे अच्छे से समझती है। मैं घर की मालकिन से कुछ भी नहीं छिपा सकता। जियांग ताओ दिल खोलकर हंसा और खुलेआम स्वीकार किया कि किसी व्यक्ति का थोड़ी शराब पीना कोई बड़ी बात नहीं है, वह इसे स्वीकार करता है। लेकिन पत्नी, आज मेरे पे का एक विशेष महत्व है। जियांग ताओ खुफिया प्रणाली के बारे में किसी को नहीं बता सकता था।
अन्यथा यह उपयोगकर्ता समझौते के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करेगा, जिससे बाध्यकारी प्रक्रिया समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इंटेलिजेंस सिस्टम को बांधने के बाद जियांग ताओ को बेहतर जीवन की एक झलक मिली थी। वह इसे अचानक खुलने नहीं दे सकता था। हालांकि खुफिया प्रणाली के माध्यम से प्राप्त संसाधनों और वस्तुओं को दूसरों के साथ साझा किया जा सकता है। आज उन्होंने आईफोन 15 के लिए स्कैन किया। यह इतनी बड़ी घटना थी कि स्वाभाविक रूप से जियांग ताओ ने इसे अपनी पत्नी के साथ साझा किए बिना नहीं रह सके। एक खुशी बांटने से दो खुशियां मिल जाती हैं। हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। शराब पीने के बाद तुम तरह तरह की बेतुकी बातें करने लगते हो, जैसे कि इससे कोई फर्क पड़ता हो। हाँ, आज का दिन अलग है। मुझे कुछ बहुत बढ़िया चीज मिली, इसलिए मैंने जश्न मनाने के लिए कुछ ड्रिंक्स पी ली। अरे क्या बड़ी बात हुई। कोई अमीर औरत तुम्हें अपने पास रखना चाहती है। अगर ऐसा है तो जल्दी से मान जाओ और हम दोनों को पैसे भेज दो। जूली ने अपना वाक्य समाप्त किया और फोन के दूसरी तरफ जोर से हंस पड़ी। अरे तुम तो बड़ी नखरे वाली औरत हो, हमेशा ही कुछ शानदार चीजों के सपने देखती रहती हो। क्या मैं अमीर औरतों से इतनी आसानी से आकर्षित हो जाता हूँ? अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप विश्वास न करें, लेकिन आज गाड़ी चलाते समय मैंने यूं ही एक सुविधा स्टोर से आइस टी की एक बोतल खरीद ली और अंदाजा लगाए क्या हुआ। जूली ने आंखें घुमाते हुए कहा, एक और बोतल जीतना? क्या ये जश्न मनाने लायक है? क्या एक और बोतल जीतो? मैं तुम्हारा पति आज बहुत भाग्यशाली रहा। बस फोन स्वाइप किया, क्लिक। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? जूली ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपने तस्वीर ली? जियांग ताओ अवाक रह गया और उसने सीधे सीधे सच्चाई बता दी। छोड़ो भी, तुम शायद कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे, चाहे सुअ का दिमाग ही क्यों न हो। मैंने स्कैन किया और पहला पुरस्कार आईफोन 15 जीत लिया। ही, तुमने स्कैन करके आइस टी का पहला इनाम जीता। मैंने भी लॉटरी का पहला इनाम जीता। दूसरी ओर जियांग ताओ की बातें सुनकर जूली इतनी जोर से हंसी कि वह लड़खड़ाने लगी। क्या आइस टी की बोतल के ढक्कन को स्कैन करने से कोई इनाम जीता जा सकता है? ये तो उसके अपने पति से भी कम भरोसेमंद लग रहा था। जियांग ताओ जानता था कि वह चाहे जितना भी समझा ले, जूली उस पर विश्वास नहीं करेगी। सच कहूं तो अगर यह घटना सचमुच न घटी होती तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि आइस टी के लिए इस तरह के प्रचार अभियान वास्तव में जीत सकते हैं। लेकिन तथ्य तो सबके सामने थे, आपको उन पर विश्वास करना ही होगा। जियांग ताओ ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और सीधे जूली को अपने विजयी इंटरफेस का स्क्रीनशॉट और भरी हुई पते की जानकारी भेज दी। अरे नहीं पतिदेव, आप तो सच में जीत गए। जियांग ताओ द्वारा भेजे गए स्क्रीनशॉट को देखकर जूली आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गई। उसका मूड तुरंत ही बहुत अच्छा हो गया। जियांग ताओ ने मजाकिया लहजे में कहा, यह नकली कैसे हो सकता है? आपको नहीं लगता कि मैं इतना ऊब गया हूंगा कि जीतने वाले स्क्रीनशॉट को फोटोशॉप कर दूं, है ना? मुझे लगता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप फोटोशॉप करना भी चाहें तो भी आपको ये जानना होगा कि इसे कैसे किया जाता है। ये सच है पतिदेव, आप कमाल के हैं। इस तरह जीतना वाकई अद्भुत है। शाओ जूक, जल्दी आओ, मेरे पास खुशखबरी है। आज तुम्हारे पापा ने कुछ अद्भुत काम किया। उन्होंने सचमुच एक बड़ा पुरस्कार जीता। फोन पर जूली ने जियांग ताओ की प्रशंसा करने के बाद उत्साह से अपना फोन लेकर अपनी बेटी जियांग जू के साथ खुशखबरी साझा करने के लिए दौड़ पड़ी। अपनी मूर्ख पत्नी को इतना खुश देखकर जियांग ताओ भी हंस पड़ा। काश वह अपनी पत्नी को हर दिन इतना खुश देख पाता। अध्याय 4, डाउन जैकेट की अस्तर में महिलाओं की घड़ी। मैंने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ 1 घंटे से अधिक समय तक वीडियो कॉल की। लॉटरी जीतने से पूरा परिवार बहुत उत्साहित था। वीडियो कॉल समाप्त होने के बाद जियांग ताओ ने आज रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। वह बीजिंग में अकेले रह रहा है, इसलिए उसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की ज्यादा परवाह नहीं है। वह जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है। मैंने इलेक्ट्रिक पॉट में इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट पकाया और एक पोच्ड अंडा बनाया। नूडल्स तैयार होने के बाद उसने उन्हें एक पुराने स्टाइल के पीले एनामेल के कटोरे में डाला जिसका वह अक्सर इस्तेमाल करता था। फिर उसने रेडिएटर पर गर्म करके रखा हुआ पैनकेक उतार लिया। इसमें थोड़ी लाओगान मा सॉस मिलाई। खाना तैयार था, बिल्कुल सरल और आसान। चलिए चलते हैं। भरपेट भोजन करने के बाद सूप और पानी लेकर जियांग ताओ बर्तन धोने और प्लेटें साफ करने के लिए बाहर बने सार्वजनिक सिंक में गया। पेट भरने और साफ सफाई करने के बाद जियांग ताओ वापस अंदर गया, बिस्तर पर लेट गया और एक ऑडियो बुक सुनने लगा। जियांग ताओ बहुत कम ही बाहर जाता है जब तक कि आवश्यक न हो। काम के बाद उनकी दिनचर्या पत्नी और बच्चे के साथ वीडियो कॉल करना और फिर रात का खाना खाना है।
रात के खाने के बाद वह घर पर रहकर किताबें सुनता है, उपन्यास पढ़ता है और छोटे वीडियो देखता है। इसके अलावा उनकी कोई अन्य रुचियां नहीं है। वे घर में रहना बहुत पसंद करते हैं। आधी रात के करीब ऑडियो बुक सुनते समय जियांग ताओ के मन में एक विचार आया और उसने दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम खोलकर देखा। अगली सूचना अपडेट होने तक शेष समय 6 मिनट 51 सेकंड। देखा कि अगली जानकारी 6 मिनट से अधिक समय में अपडेट होगी। जियांग ताओ अपने कान में चल रहे उपन्यास पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसका दिमाग यह अनुमान लगाने लगा कि अगली जानकारी क्या हो सकती है। क्या ये भी पहले वाले की तरह ही जैकपॉट का नोटिस होगा, या फिर शायद उसे लॉटरी में प्रथम पुरस्कार जीतने वाले नंबर दे दें। वर्चुअल पैनल पर चल रही उल्टी गिनती को ध्यान से देखते हुए उन्होंने 6 मिनट से अधिक समय तक इंतजार किया। जब उल्टी गिनती में 6 शून्य रह गए तब जाकर नई जानकारी सामने आई। आज की सूचना आज दोपहर जब आप शियाओशन शहरी गांव के चौक से गुजर रहे थे तब आपको सूचना मिली। गांव के चौक के पश्चिमी किनारे पर स्थित पहले कूड़ेदान के अंदर हल्के हरे रंग की महिलाओं की डाउन जैकेट की अस्तर के भीतर वहां एक लॉन्गिंस मिनी डेटोरेज महिला घड़ी है जिसकी कीमत 13,300 युआन है। नवीनतम खुफिया जानकारी को एक बार फिर कूड़ेदान से संबंधित देखकर जियांग ताओ के मन में मिलीजुली भावनाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इस सिस्टम को कूड़ेदानों से खास लगाव लगता है। हालांकि जब उसने खुफिया जानकारी में 10,000 युआन से अधिक कीमत वाली घड़ी का जिक्र देखा तो जियांग ताओ की धड़कन तेज हो गई। अभी जाकर देख लो, जितना ज्यादा इंतजार करोगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि कोई और इसे ले जाएगा। ये सोचते ही जियांग ताओ ने तुरंत अपने कपड़े और टोपी पहनना शुरू कर दिया। उसने दागों से भरा एक लंबा फौजी कोट पहना, लेई फेंग टोपी लगाई, सूती दस्ताने पहने और एक टॉर्च पकड़ ली। पूरी तरह से तैयार होकर जियांग ताओ ने दरवाजा खोला, सीढ़ियों से नीचे उतरा और इमारत से बाहर निकल गया। वूश वूश टिल्डा, बर्फ के टुकड़े हवा में नाच रहे थे। बीजिंग में शाम से लेकर अब तक आधी रात के बाद तक बर्फबारी होती रही, जिससे जमीन पर लगभग 6 या 7 सेंटीमीटर बर्फ जमा हो गई है। उसके लोहे की नोक वाले काम के जूते बर्फ में चरमराते हुए निकले, जिससे पैरों के निशान पीछे छूट गए। जियांग ताओ 8 मिनट से अधिक समय तक बर्फ में चलते रहे और अंततः गांव के पश्चिमी हिस्से में स्थित शियाओशानहे ग्राम सामुदायिक गतिविधि चौक पर पहुंचे। उसकी नजर तुरंत चौक के पश्चिमी किनारे पर रखे 4 कूड़ेदानों पर टिक गई। जियांग ताओ आगे बढ़ा और कूड़ेदानों में खाना ढूंढ रही कुछ आवारा बिल्लियां म्याऊ म्याऊ करते हुए उछलकर दूर भाग गईं। पहला कूड़ेदान, क्या वह बाईं ओर से पहला है या दाईं ओर से पहला है? अच्छा, मैं सही वाले से शुरू करता हूँ। यहाँ बस कुछ ही कूड़ेदान थे और आसपास कोई नहीं था, इसलिए जियांग ताओ को जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। काम के दस्ताने पहनकर जियांग ताओ ने दाईं ओर रखे कचरे के डिब्बे में कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। ऊपर से नीचे तक ये कूड़ेदान तरह तरह के कचरे, पुराने कपड़ों, टूटे डिब्बों, ईंटों और टाइलों से भरा हुआ था। खोज पूरी हो गई, लेकिन खुफिया जानकारी में उल्लिखित हल्के हरे रंग की महिलाओं की डाउन जैकेट नहीं मिली। अगला वाला। पहले कूड़ेदान में कुछ न मिलने के बाद भी जियांग ताओ निराश नहीं हुआ और अगले कूड़ेदान की ओर बढ़ गया। उसने ऊपर से एक्सप्रेस मेल बॉक्स, टूटे हुए प्लास्टिक बैग और पत्तों के ढेर को खोदा। समझ गया। एक काले रंग के डिलीवरी पैकेजिंग बैग को हटाने के बाद टॉर्च की रोशनी में हरे रंग की एक झलक दिखाई दी। कुछ ही देर में जियांग ताओ ने कूड़ेदान से हल्के हरे रंग की महिलाओं की छोटी जैकेट निकाली। खुफिया जानकारी में जिस महिला के डाउन जैकेट का जिक्र किया गया है, ये वही होना चाहिए। लेकिन जियांग ताओ ने डाउन जैकेट की दोनों बाहरी जेबों और एक भीतरी जेब को अच्छी तरह से तलाशा, लेकिन फिर भी उसे खुफिया जानकारी में उल्लिखित महिलाओं की घड़ी नहीं मिली। इस परिणाम को देखकर जियांग ताओ के माथे पर पसीना आ गया। ये गलत नहीं होना चाहिए। खुफिया प्रणाली को गलती नहीं करनी चाहिए। जियांग ताओ ने आज की खुफिया जानकारी को शब्द दर शब्द पढ़ने के लिए खुफिया प्रणाली को फिर से खोलने के बारे में सोचा। इस बार जियांग ताओ ने गौर किया कि खुफिया जानकारी में बताया गया था कि घड़ी डाउन जैकेट की लाइनिंग के अंदर थी। डाउन जैकेट की लाइनिंग। इस बार जियांग ताओ ने सिर्फ जेबें ही खाली नहीं की, उसने अपने हाथों से डाउन जैकेट के किनारे किनारे टटोलना शुरू कर दिया। टटोलते हुए उसे कुछ मिला। डाउन जैकेट के बाएं किनारे पर एक अस्पष्ट सी बाहरी वस्तु थी। यह महिलाओं की घड़ी होनी चाहिए। इस घड़ी की कीमत के बारे में सोचते ही जियांग ताओ का उत्साह फिर से उमड़ आया। यह तो 10,000 युआन से भी अधिक है। किस फिजूल खर्ची करने वाली औरत ने इसे फेंक दिया? सौभाग्य से उसकी पत्नी इतनी फिजूल खर्ची करने वाली नहीं थी। जियांग ताओ ने तीनों जेबों की दोबारा जांच की, लेकिन उन्हें कोई छेद नहीं मिला। उनका बड़ा हाथ अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा था और उसके पास कोई औजार भी मौजूद नहीं था।
इसलिए उसने डाउन जैकेट को अपने मिलिट्री कोट के अंदर ठूंस दिया और पहले उसे घर ले जाने का फैसला किया। जब तक वह वापस किराए के मकान की ओर लौटा तब तक आधी रात के 2:30 बज चुके थे। आमतौर पर इस समय जियांग ताओ झो गोन की बेटी के साथ मुलाकात कर रहा होता था, लेकिन आज वह काफी ऊर्जावान महसूस कर रहा था, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। दरवाजे से अंदर आते ही उसने मिलिट्री कोट उतार दिया, हरे रंग का महिलाओं का डाउन जैकेट निकाला और दराज से कैंची का एक जोड़ा ढूंढ लिया। कतर कटक। जियांग ताओ ने बिना कुछ कहे सीधे विदेशी वस्तु के पास से डाउन जैकेट की अस्तर को काट दिया। उसने हाथ बढ़ाकर लाल मगरमच्छ के चमड़े के पट्टे वाली एक छोटी चौकोर घड़ी निकाली, जो देखने में नाजुक और बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये घड़ी बिल्कुल नई लग रही थी, मानो इसे अभी अभी खरीदा गया हो। और जियांग ताओ ने देखा कि घड़ी के डायल पर सुइयां सामान्य रूप से चल रही थी। प्रदर्शित समय जियांग ताओ के फोन पर दिखाए गए समय से मेल खाता था। इससे पता चलता है कि घड़ी सही सलामत थी और पूरी तरह से काम कर रही थी। घड़ी को पलटकर पीछे की तरफ देखने पर उस पर मॉडल नंबर L5.200 लिखा हुआ था। 30 साल जीने के बाद भी जियांग ताओ को घड़ियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिवाय इसके कि बचपन में वह अपनी कलाई पर बॉलपॉइंट पेन से घड़ियां बनाता था। लेकिन खुफिया प्रणाली के अनुसार इसका मूल्य 13,300 है, इसलिए यह सही ही होगा। इसकी हालत देखकर लगता है कि यह 98% से भी ज्यादा नया है। अगर मैं इसे शियान्यू पर बेचने के लिए रखूं तो इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए? चलिए देखते हैं कि क्या बिलिबिली पर इसी तरह का कोई और विकल्प है जिससे हम कीमत का अंदाजा लगा सकें। जिन क्षेत्रों से वो परिचित नहीं था, उन क्षेत्रों की जानकारी होने का दिखावा करने के बजाय जियांग ताओ ने कई बार पुष्टि की। बिलिबिली ऐप खोलकर उसने कई वीडियो खोजे और जियांग ताओ को आज मिली घड़ी की कीमत का एक मोटा अंदाजा हो गया। इस मिनी लॉन्गिंस डेटोरेज महिला घड़ी की खुदरा कीमत 13,300 है। हालांकि यह श्रृंखला अपेक्षाकृत क्लासिक है, लेकिन ब्रांड की लोकप्रियता बरकरार रखने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए सेकंड हैंड सामान बेचने का मतलब आमतौर पर 30% या 40% तक की छूट देना होता है। 13,300 का 60% 7,980 होता है। जियांग ताओ ने अपने फोन के कैलकुलेटर पर कीमत की गणना की और वह इससे पूरी तरह संतुष्ट था। मुफ्त में 8,000 युआन मिल जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? चूंकि उसने इसे खरीदा नहीं था, इसलिए उसे इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जियांग ताओ ने तुरंत घड़ी की कई तस्वीरें खींच ली। उसने अपने शियान्यू अकाउंट में लॉग इन किया और इसे 8,000 युआन में बिक्री के लिए लिस्ट कर दिया। इसे सूचीबद्ध करने के बाद जियांग ताओ ने अपने फोन पर नजर डाली और पाया कि 1:30 बज चुका था। अरे बाप रे, कितनी देर हो गई है। सोना है, अब सोना पड़ेगा। सोने से पहले उसने जल्दी से नहाने के लिए वॉश बेसिन में गर्म पानी भर लिया और फिर सोने के लिए इलेक्ट्रिक कंबल चालू कर दिया। तकिए पर सिर रखते ही 10 मिनट से भी कम समय में वह सो गया। अध्याय 5 एक ही शहर में आमने सामने सौदा। रिंग। अगली सुबह 7 बजे जियांग ताओ अपने फोन के अलार्म से जाग गया। आंखें खोलते ही जियांग ताओ के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। उसे कल रात सपना आया था। उसके सपने में उसने शियान्यू पर जो घड़ी लिस्ट की थी वह बिक गई और उसे 8,000 युआन मिले। ये सोचते हुए उसने सबसे पहले अपने तकिए के नीचे से छोटी घड़ी निकाल कर देखी। ये देखकर कि घड़ी अभी भी वही थी और यह सिर्फ एक सपना नहीं था, जियांग ताओ ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। अगर वह जाग जाए और उसे पता चले कि सब कुछ एक सपना था, तो यह उसके लिए बहुत ही निराशाजनक होगा। घड़ी देखने के बाद जियांग ताओ ने अपने जीत के रिकॉर्ड देखने के लिए वीचैट खोला। जीत के रिकॉर्ड भी अभी भी बरकरार थे, इसलिए कल जो कुछ भी हुआ वह सपना नहीं था, वह सब सच था। इसके बाद जियांग ताओ ने अपनी लिस्टिंग की स्थिति देखने के लिए शियान्यू ऐप चेक किया। जैसे ही जियांग ताओ ने ऐप खोला, उसने देखा कि उसके इनबॉक्स में 1 दर्जन से अधिक संदेश आ चुके हैं। रात भर में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने उनकी वस्तु में रुचि दिखाई, जिनमें से कुछ ने कीमत भी पूछी। उनमें से एक, जिसका उपनाम इट्स जिंगजिंग था, जियांग ताओ के ही शहर का एक संभावित खरीदार था। उसने पूछा कि क्या जियांग ताओ से व्यक्तिगत रूप से मिलकर लेन देन किया जा सकता है, क्योंकि वह पैसे देने से पहले वस्तु का स्वयं निरीक्षण करना चाहती थी। आखिरकार यह 8,000 युआन से अधिक कीमत की कोई चीज है, और वह भी सेकंड हैंड। वास्तविक वस्तु को देखे बिना यह स्वाभाविक है कि कई लोग असहज महसूस करेंगे। जियांग ताओ ने कुछ देर सोचा और ये जिंग है के जवाब में कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, और व्यापार के लिए एक स्थान पूछा।
डिंग डोंग। जियांग ताओ ने अभी अभी संदेश भेजा ही था कि 3 सेकंड के भीतर ही दूसरी तरफ से जवाब आ गया। ये जिंगजिंग है। नानलुओगुक्सियांग मेट्रो स्टेशन के बारे में क्या ख्याल है? जियांग ताओ के स्थान से नानलुओगुक्सियांग तक एक सीधी सबवे लाइन थी और ये दूरी 1 घंटे से थोड़ी अधिक थी। 8,000 युआन में ये यात्रा सार्थक रही। जियांग ताओ ने तुरंत जवाब देते हुए ये जिंगजिंग है कहकर व्यापार के समय की पुष्टि की और उन्होंने उस दिन सुबह 10 बजे का समय निर्धारित कर दिया। सुबह के 7 बज चुके थे, जिससे जियांग ताओ के पास काफी समय बचा था। कपड़े पहनने के बाद वह नीचे शहरी गांव की छोटी सी व्यावसायिक गली में स्थित एक मटन सूप की दुकान पर गया और एक बार खुद को कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। मांस और कुरकुरे पैनकेक के साथ एक कटोरी मटन ऑर्गन सूप की कुल कीमत उसे 33 युआन पड़ी। मटन का सूप खाने के बाद उसे तुरंत गर्मी महसूस हुई। वह बर्फ पर चरमराहट की आवाज करते हुए उस जगह की ओर बढ़ा जहां उसने कल अपनी गाड़ी खड़ी की थी। वह ट्रक के पास रुक गया और मकड़ी के जाले की तरह बिखरे हुए कांच को देखने लगा, जिसमें एक छेद था। जियांग ताओ खुशी से मुस्कुराया। एक 4,000 युआन का आईफोन 15 और एक 10,000 युआन की महिलाओं की घड़ी। इतने पैसों से कई गाड़ियों की विंडशील्ड बदली जा सकती है। कांच तोड़ने का दर्द इतना सार्थक कभी नहीं लगा। जियांग ताओ, तुम किस बात पर बेवकूफों की तरह हंस रहे हो? तुम्हारा रवैया तो वाकई अच्छा है। तुम्हारी ट्रक इस तरह चकनाचूर हो गई है, फिर भी तुम हंस रहे हो। जब जियांग ताओ खोया हुआ था, तभी एक आदमी की आवाज उसके कानों में गूंजी। ऊपर देखते हुए उसने पाया कि उसका साथी शहरवासी वांग लियानमिंग सामने की तरफ से फिसलता हुआ आ रहा था। सिगरेट पी लो टिल्डा। वांग लियानमिंग जियांग ताओ के बगल में खड़ा था। उसने अपनी जेब में लिकुन सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट बाहर निकाली और जियांग ताओ को देते हुए खुद भी एक सिगरेट जला ली। धन्यवाद भाई वांग टिल्डा। जियांग ताओ ने सिगरेट जलाई, एक कश लिया और हंसते हुए उसे धन्यवाद दिया, फिर कहा, भाई वांग, क्या आप आज बाहर जा रहे हैं? मुझे लगता है कि इस खराब मौसम में ज्यादा काम नहीं होगा। काम हो या ना हो, 1-2 बार कोशिश करना तो बनता है। चाहे घर पर आराम करना हो या बाजार में, बात एक जैसी ही है। अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो फिर आज के खाने का खर्च तो निकल ही जाएगा। क्या आप अपना ट्रक ठीक करवाने जा रहे हैं? ठीक है, तो जाए। मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं अब जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वांग लियानमिंग मुड़ा और अपने ट्रक की ओर चला गया, उसमें बैठ गया, उसे स्टार्ट किया और बाजार की ओर निकल गया। ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। जियांग ताओ ने आकाश की ओर देखा। हालांकि बर्फबारी कम हो गई थी, फिर भी वह गिर रही थी। इस तरह के मौसम में भी काम करने वाले लोगों को छुट्टी नहीं मिलती। विशेषकर उनके और वांग लियानमिंग जैसे फ्रीलांसरों के लिए एक दिन की छुट्टी लेने का मतलब है एक दिन कम कमाना। बिना किसी विशेष कारण के वे शायद ही कभी ब्रेक लेते हैं। सर्दी, जुकाम या बुखार होने पर भी जब गाड़ी चलाने का समय आता है तो आपको गाड़ी चलानी ही पड़ती है। अगर उसे दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम का पता न चला होता, संभवतः वह अपना पूरा जीवन रेड स्टार होलसेल मार्केट में ही काम करते हुए बिता देता। 60 वर्ष की आयु तक काम करने के बाद जब उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो गई तो वे सेवानिवृत्त होकर अपने गृहनगर लौट गए। फिर घर वापस आकर सुरक्षा गार्ड की नौकरी ढूंढना ताकि कुछ गुजारा खर्चा पूरा हो सके। 70 या 80 वर्ष की आयु तक जीवित रहना, सेवानिवृत्त होने के लिए घर लौटना और जैसे तैसे गुजारा करना, यही अधिकांश ग्रामीण लोगों का भाग्य है। कल दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम को ढूंढते ही जियांग ताओ को लगा कि भाग्य का पहिया घूमने लगा है। शायद अब से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे धन दौलत और यश की कामना नहीं है, बस इतना काफी है कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहूं, खाने पीने की चिंता न हो और मैं संतुष्ट रहूंगा। जियांग ताओ ने खुद को संभाला, शीशे से कुछ बर्फ झाड़ी, फिर कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और उस कार रिपेयर शॉप की ओर चला गया जहां वह अक्सर जाता था। मालिक के साथ कुछ मोलभाव करने के बाद वे विंडशील्ड बदलने के लिए 680 रुपये की कीमत पर सहमत हो गए। गाड़ी दोपहर करीब 4 या 5 बजे तक लेने के लिए तैयार हो जाएगी। जियांग ताओ ने कार को मरम्मत की दुकान पर छोड़ दिया और झुक्सिनजुआंग के लिए बस ली, जहां से उसने लाइन 8 की मेट्रो पकड़ी। संयोगवश सुबह का ये समय सुबह के व्यस्त समय के दौरान का था। सबवे के अंदर काफी भीड़ थी और सीट मिलना लगभग नामुमकिन था। जियांग ताओ ने अपनी जेब में हाथ डाला और घड़ी को कसकर पकड़ लिया, इस डर से कि कहीं कोई उसे छीन न ले। 1 घंटे से अधिक समय तक आगे पीछे झूलते हुए वह अंततः ग्राहक के साथ तय समय पर नानलुओगुक्सियांग मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गया। जियांग ताओ अन्य यात्रियों के साथ उतर गया। ट्रेन से उतरने के बाद उसने अपना फोन निकाला और देखा कि सुबह के ठीक 9:30 बज रहे थे। निर्धारित बैठक के समय में अभी भी आधा घंटा बाकी था।
कहीं और जाने की जगह न होने पर जियांग ताओ ने बैठने के लिए एक खाली बेंच ढूंढ ली। ग्राहक के आने का इंतजार करते हुए वह लेगिंग की तारीफ कर रहा था। बीजिंग वास्तव में एक बड़ा शहर है जिसमें उनके गृहनगर पिंक काउंटी की तुलना में कहीं अधिक सुंदरता है। कुछ ही समय में जियांग ताओ ने 7 या 8 ऐसी महिलाओं को देखा जिनकी शक्ल सूरत उसकी पत्नी से मिलती जुलती थी। अंगूठी अंगूठी। जब जियांग ताओ लेगिंग की तारीफ कर रहा था तभी उसके फोन की घंटी बजी, जिस पर एक अनजान स्थानीय नंबर दिखाई दे रहा था। नमस्ते। जियांग ताओ ने कॉल का जवाब देने के लिए स्वाइप किया। हाँ, मैं जियांग ताओ हूँ। हाँ, यह मेरा आधिकारिक पहचान पत्र है। यह मेरा पता है। जी हाँ, धन्यवाद। ठीक है, अलविदा। आपको भी सुखद जीवन की शुभकामनाएं। मैं भविष्य में हर दिन आपकी आइस्ड टी का पूरा समर्थन करूंगा। मैं आपके उत्पाद हर दिन खरीदूंगा। ठीक है, अलविदा। फोन रखने के बाद जियांग ताओ के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। ये कॉल आइस्ड टी कंपनी के कर्मचारियों की थी, जिन्होंने उनकी जानकारी की पुष्टि करते हुए कहा कि वे उनका पुरस्कार वाला फोन आज ही डिलीवर कर सकते हैं। अंगूठी अंगूठी। आइस्ड टी कंपनी से बात खत्म करने के तुरंत बाद एक और कॉल आ गई। नमस्ते, मैं नानलुओगुशिया के B2 निकास द्वार पर पहुंच चुका हूं, है ना? ठीक है। कृपया एक पल रुकिए, मैं अभी वहीं जा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो मैं फिर से फोन करूंगा। बात करते करते जियांग ताओ ने मेट्रो स्टेशन में लगे संकेतों को देखा और B2 निकास की ओर चल पड़ा। सबवे स्टेशन के B2 निकास द्वार पर पहुंचते हुए जियांग ताओ ने तुरंत एक लंबी लड़की को खिड़की के पास खड़े देखा, जिसने एक लंबी सफेद जैकेट और एक प्यारी गुलाबी फर वाली टोपी पहन रखी थी। अध्याय 6 सफल सौदा। 8000 युआन हाथ में। जियांग ताओ ने बिना झिझक के लड़की की ओर तेजी से कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि यह लड़की वाकई खूबसूरत थी। आकर्षक नैन नक्श, गोरी त्वचा, लंबा कद और फैशन की अच्छी समझ। उसने ऊपर एक लंबा सफेद डाउन कोट और नीचे गहरे नीले रंग की टाइट जीन्स पहनी हुई थी, जिसके साथ उसने काले रंग के मार्टिन बूट्स पहने थे। हालांकि यह सर्दियों का मध्य था और उसने गर्म कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उसकी लंबी टांगें पतली दिख रही थी। पूरा पहनावा सरल लेकिन बेहद फैशनेबल लग रहा था। हालांकि वह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, एक विवाहित व्यक्ति होने के नाते उसके लिए यह बात मायने नहीं रखती थी। हेलो, क्या आप हे जिंग हैं? जियांग ताओ लड़की के सामने रुका, विनम्रता से उसकी आंखों में देखा और पूछा। उनकी उम्र में वह उस स्थिति से आगे निकल चुके थे जब किसी खूबसूरत महिला को देखकर वह चलना बंद नहीं कर सकते थे। मैं ही हूँ, क्या आप श्री जियांग ताओ हैं? हे जिंग ने पहले ही जियांग ताओ को पास आते हुए देख लिया था और उसने मीठी सुरीली आवाज में उसका अभिवादन किया। हाँ, मैं ही हूँ। मैं ही घड़ी लाया हूँ, देख लीजिए। जियांग ताओ ने हे जिंग से ज्यादा बात नहीं की और सीधे अपनी जेब से लाल पट्टे वाली घड़ी निकालकर उसे दे दी। ठीक है, मुझे देखने दीजिए। हे जिंग ने अपना कोमल हाथ आगे बढ़ाया और जियांग ताओ के हाथ से घड़ी ले ली। उसने सबसे पहले घड़ी के डायल को ध्यान से देखा, उसे अलग अलग कोनों से देखा। फिर उसने उसे पलटकर पीछे की तरफ मॉडल और उत्पादन तिथि को दर्शाने वाले अंकों को देखा। उसके बाद उसने पट्टा भी जांचा। जब हे जिंग जांच कर रही थी तो जियांग ताओ को उतना ही तनाव महसूस हो रहा था जितना कि एक छात्र को अपने गृह कार्य की जांच करते हुए शिक्षक को देखकर होता है, इस चिंता में कि कहीं शिक्षक कोई गलती न निकाल ले। यदि किसी त्रुटि के कारण लेन देन विफल हो जाता है तो नहीं, खुफिया प्रणाली के अनुसार इस घड़ी की कीमत 13,000 से अधिक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जियांग ताओ ने अपने मन से उन अनपेक्षित विचारों को दूर धकेल दिया और चुपचाप हे जिंग के निरीक्षण परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा। श्री जियांग, ये घड़ी काफी नई और अच्छी तरह से संरक्षित दिखती है। आप इसे क्यों बेच रहे हैं? घड़ी की जांच करते हुए हे जिंग ने अनायास ही जियांग ताओ के इरादों को समझने की कोशिश की। स्पष्ट रूप से उसे यह घड़ी बहुत पसंद आई, उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। मैंने इसे इस साल क्रिसमस पर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट के तौर पर खरीदा था, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया और उसने इसे मुझे वापस कर दिया। इसलिए मैंने सोचा कि इसे बेचकर कुछ पैसे वापस ले लूं। यहाँ आते समय जियांग ताओ ने पहले ही एक सटीक जवाब सोच लिया था और त्रुटिहीन ढंग से उत्तर दिया। क्या आपके पास खरीद का कोई प्रमाण है? मैंने दुकान पर नकद भुगतान किया था और रसीद का उपयोग प्रतिपूर्ति के लिए किया गया था। ओह, हे जिंग ने बिना और अधिक दबाव डाले बस कुछ जांच पड़ताल वाले सवाल पूछे। उसने देखा कि जियांग ताओ का रूप रंग ईमानदार और नेक लग रहा था, न कि किसी छोटे मोटे चोर या धोखेबाज ठग जैसा। पूरी तरह से जांच करने के बाद उसे एक भी खामी नहीं मिली।
हे जिंग ने मुस्कुराते हुए जियांग ताओ की ओर देखा और कहा, इस घड़ी की हालत बहुत अच्छी है और इसमें कोई गुणवत्ता संबंधी समस्या नहीं है, मैं इसे ले लूंगा। आपके साथ व्यवसाय करने में आनंद आया। जियांग ताओ का चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद उत्साहित था। 8,000 युआन जल्द ही उसके होने वाले थे, जो 1 महीने के वेतन के बराबर थे। बिना ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किए उन्होंने रखरखाव और वापसी संबंधी मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा की और फिर एक दूसरे को वीचैट पर जोड़ लिया। ओह श्रीमान जियांग, क्या आप भी पिंग काउंटी से हैं? उसे जोड़ने के बाद हे जिंग ने देखा कि जियांग ताओ की वीचैट बैकग्राउंड पिक्चर पिंग काउंटी का एक प्रसिद्ध स्थान था। एक बड़ा पत्थर जिस पर बड़े लाल अक्षरों में पिंग काउंटी उकेरा गया है। हे जिंग बहुत हैरान थी। जियांग ताओ ने देखा कि उसने भी कहा और उत्सुकता से पूछा, मिस ही, क्या आप भी पिंग काउंटी से हैं? जी हाँ, जी हाँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ अपने गृहनगर का कोई व्यक्ति मिलेगा। अपने गृहनगर से जुड़ाव होने के कारण हे जिंग जियांग ताओ के बहुत करीब महसूस करने लगी और लेन देन को लेकर अधिक आश्वस्त हो गई। अब हम एक दूसरे को जानते हैं, भाई जियांग। मुझे अब मिस हे मत कहो, बस मुझे शियाओहू कहो और मैं तुम्हें भाई जियांग कहूंगी। जरूर जरूर, अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। मन ही मन कुछ सोच रहा था, ये छोटी सी प्यारी बच्ची मुझसे कीमत कम करवाने के लिए मेरे करीब आने की कोशिश तो नहीं कर रही है ना? ठीक है भाई जियांग, मैं आपको पैसे भेज दूंगा। हे जिंग का जियांग ताओ के साथ सौदेबाजी करने का कोई इरादा नहीं था और उसने तुरंत 8,000 युआन उसके वीचैट खाते में ट्रांसफर कर दिए। समझ गया। जियांग ताओ ने औपचारिकता नहीं बरती और तुरंत भुगतान स्वीकार कर लिया। जी हाँ, जी हाँ। भाई जियांग, मुझे एक दोस्त के साथ खरीदारी करने जाना है, इसलिए मैं पहले निकल जाती हूँ। लेन देन पूरा करने के बाद हे जिंग ने मेट्रो स्टेशन के बाहर की ओर इशारा करते हुए जियांग ताओ को बताया कि वह जा रही है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें बाहर तक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अलविदा भाई जियांग। हे जिंग ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और मेट्रो गेट से बाहर निकलने के लिए मुड़ गई और स्टेशन से बाहर निकल रही भीड़ के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। 8,000 युआन कमाए और अपने गृहनगर की एक खूबसूरत लड़की से मुलाकात हुई। बुरा नहीं, आज की यात्रा वाकई सार्थक रही। जियांग ताओ ने संतुष्टि से अपने फोन पर भुगतान रिकॉर्ड पर एक नजर डाली और अपना फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। फिर वह झुक्सिनजुआंग वापस जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए मेट्रो स्टेशन में वापस चला गया। सुबह 11 बजे जियांग ताओ झुक्सिनजुंग स्टेशन पर मेट्रो से बाहर निकले। स्टेशन के बाहर उसने लगभग 10 मिनट तक इंतजार किया और आखिरकार उसे शियाओशानहे गांव जाने वाली बस मिल गई, जहां वह किराए पर रहता है। वह दोपहर के भोजन के ठीक समय पर शियाओशानहे वापस पहुंचा। घड़ी बेचकर 8,000 रुपये कमाने के बाद जियांग ताओ ने खुद को थोड़ा आराम देने का फैसला किया और अपने भोजन को बेहतर बनाने के लिए सड़क पर स्थित एक छोटे से रेस्तरां से 2 व्यंजन मंगवाए। मशरूम के साथ पकाया हुआ चिकन स्टू और मसालेदार उबले हुए सुअर के मांस के टुकड़ों का एक सर्विंग, साथ में चावल का एक बड़ा कटोरा। वह दोपहर का भोजन सचमुच संतोषजनक था। ट्रक अभी भी मरम्मत की दुकान पर था और दोपहर 4 या 5 बजे तक तैयार नहीं होगा, इसलिए जियांग ताओ ने आज गाड़ी चलाने की योजना नहीं बनाई थी। पेट भरा हुआ और संतुष्ट महसूस करते हुए वह दोपहर की नींद के लिए घर वापस चला गया। वह शाम 4 बजे के कुछ देर बाद तक सोता रहा, जब बिस्तर के पास लापरवाही से रखा हुआ उसका फोन उसे जगा दिया। उसने फोन उठाया और देखा कि एक इनकमिंग कॉल आई है जिस पर एसिफ एक्सप्रेस लिखा हुआ है। नमस्ते, हाँ यह मैं हूँ। ठीक है, कृपया XX सुपरमार्केट में मेरा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फोन पर संक्षिप्त बातचीत के बाद जियांग ताओ ने फोन रख दिया और जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। 5 मिनट के भीतर जियांग ताओ XX सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया, जहां उसने डिलीवरी करने वाले व्यक्ति से मिलने के लिए सहमति दी थी। और सच में एसिफ एक्सप्रेस की वर्दी पहने एक व्यक्ति पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें, मैं जियांग ताओ हूं, आपने मुझे डिलीवरी के बारे में फोन किया था। जियांग ताओ डिलीवरी बॉय के सामने रुक गई और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। नमस्कार श्रीमान जियांग, ये रहा आपका पैकेज, कृपया इस पर हस्ताक्षर कर दें। डिलीवरी करने वाले ने शिष्टाचार में समय बर्बाद नहीं किया, सीधे अपनी डिलीवरी वैन से एक पैकेज निकाला और उसे जियांग ताओ को सौंप दिया। जियांग ताओ ने पैकेज लिया और प्राप्तकर्ता के रूप में तुरंत अपने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद जियांग ताओ ने डिलीवरी बॉय को अलविदा कहा और उस अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर मुड़ गया जिसे उसने किराए पर लिया था।
घर लौटकर उसने उत्साह से पैकेज खोला। यकीन से अंदर वो आईफोन 15 था जो उसने कल रात स्कैन में जीता था। बॉक्स खोलकर अंदर फोन देखकर जियांग ताओ को आखिरकार राहत मिली। ये सुनिश्चित करने के बाद कि फोन बिना किसी समस्या के चालू हो गया, उसने फोन को वापस बॉक्स में रख दिया। जब जियांग ताओ ने पहली बार इस फोन को स्कैन करके देखा तो उसका पहला विचार इसे नकद में बेचने का था। लेकिन खुफिया प्रणाली के माध्यम से तुरंत ही एक और भी महंगी घड़ी मिलने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। अपनी पत्नी को नए साल के तोहफे के रूप में यह फोन देना भी एक अच्छा विचार लग रहा था। अध्याय 7, ये सब एक छल है। जांच करने पर पता चला कि फोन में कोई समस्या नहीं थी। जियांग ताओ ने फोन को उस काले बैग में रख दिया जिसे वह आमतौर पर घर ले जाता है। फोन को सही जगह पर रखने के बाद उसने समय पर नजर डाली। शाम के लगभग 5 बज रहे थे। मरम्मत की दुकान पर छोड़ी गई कार शायद अब तक ठीक हो चुकी होगी। जियांग ताओ अपनी कार लेने के लिए मरम्मत की दुकान जाने वाली बस पकड़ने के लिए नीचे गया। मास्टर जियांग यहाँ है, सिगरेट पीजिए, कार ठीक हो गई है, वह वहां है, जाकर देख लीजिए। मरम्मत की दुकान के मालिक ने जियांग ताओ का मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और उसे एक सिगरेट भेंट की। मुझे मास्टर तियान के कौशल पर स्वाभाविक रूप से भरोसा है, अन्यथा मैं कार की मरम्मत करवाने के लिए इतनी दूर तक नहीं आता। जियांग ताओ ने मास्टर तियान द्वारा फेंकी गई सिगरेट को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर अपनी जेब से लाइटर निकाला, उसे जलाया और एक कश लिया। 50 से 60 युआन की कीमत वाली इन सिगरेटों का स्वाद 10 युआन से कुछ अधिक कीमत वाली सिगरेटों से अलग होता है। जियांग ताओ मन ही मन ये कहने से खुद को रोक नहीं पाया कि कार की मरम्मत में वाकई अच्छी कमाई होती है। बॉस बहुत ही बढ़िया किस्म की सिगरेट पीता है जो मेरी हैसियत से कहीं बेहतर है। काश मैंने बचपन में ही कार की मरम्मत करना सीख लिया होता। मरम्मत की दुकान के मालिक से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद जियांग ताओ अपनी कार के नए बदले गए विंडशील्ड की जांच करने चला गया। पूरी तरह से जांच करने और कोई समस्या न पाए जाने के बाद वह सीधे गाड़ी चलाकर चला गया। उसने कार को शियाओशनहे गांव के प्रवेश द्वार पर उसी जगह पर पार्क किया जहां उसने कल किया था। इंजन बंद किया, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। गांव में चलते हुए वह एक धुन गुनगुना रहा था। कार की मरम्मत के कारण एक दिन का काम छूटने के बावजूद उन्हें एक आईफोन 15 और 8000 युआन मिले। आज का दिन यकीनन जियांग ताओ के लिए साल का सबसे खुशी का दिन था। एक दिन में 10,000 से अधिक कमाना वास्तव में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था। पिछली बार जब उन्होंने एक दिन में 10,000 से अधिक कमाए थे, वह लगभग 3 या 4 साल पहले की बात है, जब बाइक चलाते समय उन्हें एक BMW ने टक्कर मार दी थी और उनके सिर पर चोट आ गई थी। दूसरा पक्ष जल्दी में था और बीमा के जरिए भुगतान नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने चिकित्सा खर्च के लिए सीधे जियांग ताओ को 10,000 युआन दे दिए। जियांग ताओ ने फार्मेसी में 2 युआन खर्च करके बैंडेज का एक बॉक्स खरीदा और बाकी की रकम उसने बचत के तौर पर जमा कर ली। पेंगडोंगडोंग सुपरमार्केट के पास से गुजरते हुए जियांग ताओ ने सोचा कि उसके घर में सिगरेट का केवल एक ही डिब्बा है, इसलिए वह सुपरमार्केट में मुड़ गया। बॉस, क्या आज आपके पास रेड लक के पूरे पैकेट उपलब्ध हैं? जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, जियांग ताओ मुस्कुराया और काउंटर के पीछे अबेकस से हिसाब लगा रहे एक मोटे गोरे रंग के बॉस का अभिवादन किया। बॉस यू डोंगडोंग था, जिसकी उम्र भी जियांग ताओ के समान 30 वर्ष थी, लेकिन उसका जीवन अलग था। यू डोंगडोंग मूल रूप से शियाओशनहे के रहने वाले थे और 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला ये सुपरमार्केट उनके अपने घर में था। हालांकि शियाओशनहे बड़ा शहर नहीं है जिसमें 1000 से भी कम स्थानीय लोग रहते हैं, फिर भी इसमें जियांग ताओ जैसे 50,000 से अधिक किराएदार रहते हैं। गांव के सुपरमार्केट और रेस्तरां भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखने में साधारण होने के बावजूद यू डोंगडोंग का छोटा सुपरमार्केट कथित तौर पर प्रति माह 100,000 युआन से अधिक कमाता है। चुपचाप धन कमाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण। मास्टर जियांग, मैंने काम के बाद आपके लिए एक पैकेट बचाकर रखा है, बहुत अच्छा लगा, है ना? जियांग ताओ को अंदर आते देख यू डोंगडोंग ने अपनी गणना रोक दी। जियांग ताओ का मुस्कुराते हुए अभिवादन करते हुए उन्होंने काउंटर के पीछे झुककर रेड लक का एक पैकेट निकाला और उसे काउंटर पर रख दिया। हाल के वर्षों में तंबाकू नियंत्रण को सख्त किया गया है। रेड लक जैसी सिगरेट, जिनकी कीमत लगभग 10 युआन प्रति पैकेट है, दुर्लभ हो गई है और इन्हें प्राप्त करना कठिन हो गया है। आमतौर पर केवल अच्छे परिचित ही पूरा पैक खरीद सकते हैं। धन्यवाद, मुझे एक बोतल दीजिए। 10 साल पुरानी व्हाइट न्यू एयर की एक बोतल कृपया। आज 8000 युआन से अधिक कमाने के बाद जियांग ताओ थोड़ा आनंद लेना चाहता था, इसलिए उसने आनंद लेने के लिए थोड़ी बेहतर शराब की बोतल का चुनाव किया।
वह आमतौर पर 15 युआन वाला व्हाइट न्यू ईयर पीता है, लेकिन 10 साल पुरानी बोतल की कीमत 95 युआन है। वाह, लगता है मास्टर जियांग का दिन बहुत अच्छा रहा। उन्होंने खूब पैसा कमाया। जियांग ताओ को 10 वर्षीय व्हाइट न्यू ईयर के बारे में पूछते हुए सुनकर यू डोंग ने मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया। जियांग ताओ हंसते हुए बोला, हम टैक्सी ड्राइवर तो बस थोड़ी बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं, आपकी तुलना में तो हम कुछ भी नहीं है। आप सुपरमार्केट मालिक सालाना आसानी से लाखों कमा लेते हैं। अरे, इनमें से कुछ भी आसान नहीं है। मैं यहाँ दिन भर गधे की तरह बंधा रहता हूँ। हर दिन मैं काउंटर के पीछे इस छोटी सी जगह में फंसा रहता हूँ, कहीं जा नहीं सकता। रोजाना सड़क पर तुम्हारे जैसा मजा तो किसी और को नहीं आता। जियांग ताओ के साथ बातचीत और हंसी मजाक करते हुए यू डोंग ने शेल्फ से 10 साल पुरानी व्हाइट न्यू ईयर की एक बोतल उठाई। वैसे मास्टर जियांग, ब्लू एंड व्हाइट में प्रमोशन चल रहा है। क्या आप एक बोतल के साथ अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे? अगर आप भाग्यशाली रहे और दूसरा पुरस्कार जीत गए तो ये बोतल हमारी तरफ से मुफ्त है और आपको एक और बोतल मिलेगी। अगर आप जैकपॉट जीतते हैं तो आपको सीधे एक उच्च श्रेणी का रेड यून लैंग मिलेगा। रेड यून लैंग की एक बोतल 2500 में बिकती है। आप 1000 युआन तक कमा सकते हैं। यू डोंग ने शेल्फ से किंग हुआ लैंग की एक बोतल उठाते हुए कहा और उसे जियांग ताओ को बेचने की कोशिश की। जियांग ताओ ने उत्सुकता से पूछा, इस शराब की एक बोतल कितने की है? यू डोंग 1499। कितना महंगा? लगभग माओताई जितना। बॉस यू, आपने मुझे कम आंका है, मेरे मुंह में इतनी महंगी शराब पीने की क्षमता नहीं है। यू डोंग की बात सुनकर जियांग ताओ तुरंत किंग हुआ लैंग की कीमत से हतोत्साहित हो गया। जहां तक पुरस्कार जीतने की बात है, हे, अगर जीतना इतना आसान होता तो बॉस यू को इसे यहां बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये सब बिक चुका होता। शराब कारखानों द्वारा किए जाने वाले ये प्रचार प्रसार गधे के सामने गाजर रखने के समान है। दिखाई देता है लेकिन अप्राप्य है, महज एक दिखावा। पुरस्कार की दर 100% है। कम से कम आपको परीक्षण के लिए ये छोटी सी बोतल तो मिलेगी ही। यू डोंग ने काउंटर पर रखे 100 मिलीलीटर के नमूने को उठाते हुए यह बात कही। जियांग ताओ ने उदासीन भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। मैं अपनी अच्छी किस्मत किसी और के लिए छोड़ दूंगा। बॉस यू, बस मुझे कुल रकम बता दीजिए। यू डोंग ने हिसाब लगाकर कहा, कुल 251 है। मास्टर जियांग, क्या आप वाकई कोशिश नहीं करना चाहेंगे? नहीं, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, क्यूआर कोड के माध्यम से 251 युआन का भुगतान किया और अपनी सिगरेट और शराब लेकर चला गया। पेंग डोंग सुपरमार्केट से निकलते हुए जियांग ताओ ने स्टीम्ड बन की दुकान के पास से गुजरते हुए एक ताजा ग्रिल्ड पैनकेक खरीदा। डेली शॉप से उसने 9 युआन मूल्य का मिक्स सलाद और आधा पाउंड सुअर के सिर का मांस खरीदा। खरीदारी के एक दौर के बाद जियांग ताओ कई बैग लेकर अपने किराए के अपार्टमेंट में वापस चला गया। जिंगल, जैसे ही वह घर पहुंचा उसकी पत्नी जूली का वीडियो कॉल आ गया। जियांग ताओ ने कॉल का जवाब देने के लिए अपनी उंगली स्वाइप की। हनी, क्या तुमने कल जो फोन स्कैन किया था वह भेज दिया गया? वीडियो कॉल कनेक्ट होते ही जूली ने कल वाले फोन के बारे में पूछा। यह तो पहले से ही मेरे हाथों में है। इतनी तेजी? बिल्कुल, बीजिंग में एक ही शहर में डिलीवरी बहुत जल्दी होती है। मैंने ऑनलाइन चेक किया, आपने जो मॉडल जीता है उसकी कीमत कम हो गई है। अब ये सिर्फ 4300 से थोड़ा अधिक है और अगर हम इसे बेचते हैं तो हमें लगभग 3800 या 3900 मिल सकते हैं। चलो फोन बेचते हैं। जरूर, अगर मुझे समय मिला तो मैं इसे कल गांव के फोन स्टोर पर ले जाऊंगा और देखूंगा कि वे क्या कीमत देते हैं। अगर कीमत सही रही तो हम इसे बेच देंगे। भगवान सचमुच सब कुछ देख सकते हैं, उन्होंने तुम्हें उस समय इतना बड़ा पुरस्कार जीतने दिया जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वास्तव में फोन रखने से पहले दंपति ने लगभग 1 घंटे तक रुक कर बातचीत की। फोन कॉल के बाद जियांग ताओ ने अपना डिनर शुरू किया। सुअर के सिर के मांस से बना पैनकेक, व्हाइट न्यू ईयर, कुछ छोटी सलाद और कल के बचे हुए मूंगफली के साथ एक सरल लेकिन संतुष्टिदायक रात्रिभोज। भूख मिटाने के बाद जियांग ताओ के पास शाम को मनोरंजन के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपने पैर और चेहरा धोया और ऑडियो बुक सुनते हुए बिस्तर पर चला गया। हाल ही में वह सांकिंग पर्वत पर एक सराय चलाना, यादृच्छिक पुरस्कारों के लिए साप्ताहिक रूप से साइन इन करना नामक एक पुस्तक सुन रहा था। ये किताब काफी रोचक थी, समय बिताने का एक अच्छा तरीका। किताब सुनते समय जियांग ताओ अगली खबर के बारे में भी सोच रहा था। अगली खबर क्या होगी? काश ये कल और आज की खबरों की तरह ही लाभदायक हो पाता।
इनमें से कुछ और खरीदने से शायद वह नए साल से पहले अपने परिवार के बाहरी कर्ज चुकाने में सक्षम हो जाए। तब तक कर्ज से मुक्त होकर वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक अच्छा नया साल मना सकेगा। अध्याय 8, बुद्धि को ताजा करें। किंगहुआलांग शराब में प्रथम पुरस्कार। जब घड़ी में आधी रात के 12 बज गए, जियांग ताओ तुरंत सतर्क हो गया और तेजी से सिस्टम इंटरफेस को रिफ्रेश करने लगा। 10वीं बार रिफ्रेश करने पर आखिरकार नई जानकारी मिल ही गई। आज की जानकारी। कल पेंगडोंगडोंग सुपरमार्केट में खरीदारी करते समय आपको निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। पेंगडोंगडोंग सुपरमार्केट की अलमारियों पर ब्लू और व्हाइट लैंग वाइन के 3 बॉक्स रखे हैं, जिन्हें स्कैन करके शीर्ष पुरस्कार जीता जा सकता है, चिन्हित, जिनकी कुल कीमत 7,500 युआन है। ओह मेरे भगवान! आज की ताजा जानकारी को देखते हुए जियांग ताओ तुरंत पूरी तरह से जाग गया। क्या ये सचमुच ऐसा है? ब्लू एंड व्हाइट लैंग, क्या आप वाकई कोई बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं? और वास्तव में पेंगडोंगडोंग की अलमारियों पर 3 शीर्ष पुरस्कार वाले बक्से मौजूद हैं। ये किस तरह की अविश्वसनीय किस्मत है। मुझे इसे खरीदना ही होगा, बिल्कुल खरीदना ही होगा। जहां तक लागत की बात है, कल सुपरमार्केट में मैंने युडोंगडोंग को ये कहते सुना कि एक बोतल की कीमत 1,499 रुपये है। अगर मैं 3 खरीदता हूं तो इसकी कीमत केवल 4,500 युआन होगी। मुझे न केवल 4,500 युआन मूल्य की 3 बोतल शराब मिल सकती है, बल्कि मैं 3 शीर्ष पुरस्कार भी जीत सकता हूं। फिर मैं पुरस्कार जीतने वाली तीनों बोतलों को बेचकर थोड़ा मुनाफा कमा सकता हूं। मैंने अपने पैसों से जो 1,499 बोतलें खरीदी हैं, उन्हें मैं संभव हो तो बेच सकता हूं, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। आखिरकार नया साल लगभग आ ही गया है। एक बोतल मेरे लिए, एक पिताजी के लिए और एक ससुर जी के लिए, बिल्कुल सही तरीके से विभाजित। नए साल की छुट्टियों के दौरान बड़ों के प्रति कुछ आदर दिखाना और पूरे साल की कड़ी मेहनत के लिए खुद को पुरस्कृत करना उचित है। पेंगडोंगडोंग सुपरमार्केट अब बंद है, मुझे कल सुबह जल्दी जाना होगा। ये कदम एकदम सही है, मैं फिर से थोड़ा मुनाफा कमा सकता हूँ। ये खुफिया प्रणाली बहुत शक्तिशाली है। अपने सामने नीली आभासी स्क्रीन को देखते हुए जियांग ताओ को ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने खुशियों का एक विशाल मार्ग खुल रहा हो। अब सो जाओ, जल्दी सो जाओ और कल सुबह जल्दी सुपरमार्केट जाकर शराब की वो 3 बोतलें ले आओ। उत्साह के बाद जियांग ताओ ने अपना फोन नीचे रख दिया, रजाई में दुबक गया, लाइट बंद कर दी और सो गया। तकिए पर लेटे हुए उसने लगातार 3 बार बड़ा पुरस्कार जीतने के दृश्यों की कल्पना की। नींद में धुत होने के कारण उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। वह अगली सुबह 7 बजे तक सोता रहा। जियांग ताओ अपने फोन की अलार्म घड़ी की आवाज से जाग गया। उसने तुरंत अलार्म बंद कर दिया, उठा और जल्दी से अपना चेहरा धोने के लिए थर्मस से पानी वॉश बेसिन में डाल दिया। जियांग ताओ ने कपड़े पहने, नीचे गया और कुछ खाने के लिए सड़क किनारे एक नाश्ते की दुकान पर रुक गया। एक टोकरी में छोटे छोटे उबले हुए बन और एक कटोरी वॉन्टन सूप खाने के बाद उसे पूरे शरीर में गर्माहट महसूस हुई। नाश्ते के बाद सिगरेट जलाकर जियांग ताओ आखिरकार पेंगडोंगडोंग सुपरमार्केट की ओर चल पड़ा। सुबह के इस समय सड़क कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों से गुलजार थी, जो काम पर जाने की जल्दी में थे, और बहुत कम लोग शराब खरीदने के लिए सुपरमार्केट जा रहे थे। ये बात समझते हुए जियांग ताओ को ज्यादा जल्दी नहीं थी। शांत रहो, इतने छोटे से दृश्य पर उत्तेजित मत हो। जब जियांग ताओ को युडोंगडोंग सुपरमार्केट दिखाई देने लगा, तो उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कई गहरी सांसें ली। उसने अपने चेहरे पर जोर से हाथ फेरे, अपने चेहरे के भावों को शांत किया और अंत में सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। अंदर प्रवेश करते ही जियांग ताओ ने देखा कि युडोंगडोंग काउंटर के पीछे बैठकर गर्मागर्म पैनकेक रोल का आनंद ले रहा था। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए युडोंगडोंग का अभिवादन किया। सुप्रभात बॉस यू, क्या आप कुछ खाने के लिए चले गए? बस थोड़ी देर के लिए काम निपटा रहा हूँ, मास्टर जियांग काम पर जा रहे हैं। युडोंगडोंग ने प्रसन्नतापूर्वक जवाब दिया और मुस्कुराते हुए जियांग ताओ का अभिवादन किया। शियाओ शनहे में लगभग 1 दर्जन सुपरमार्केटों में से उनका व्यवसाय सबसे अच्छा था, जिसका मुख्य कारण उनका उत्साही और हंसमुख व्यक्तित्व था। जियांग ताओ मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और सोचा कि कल आपने जिस ब्लू एंड व्हाइट लैंग वाइन के बारे में बताया था, उसे देख लूं। ओह मास्टर जियांग, आप कितनी बोतलें लेने की योजना बना रहे हैं? जियांग ताओ द्वारा ब्लू एंड व्हाइट लैंग वाइन का जिक्र सुनकर युडोंगडोंग की दिलचस्पी बढ़ गई। युडोंगडोंग के चचेरे भाई ब्लू एंड व्हाइट लैंग के क्षेत्रीय बिक्री प्रतिनिधि हैं, और उन्होंने युडोंगडोंग से बिक्री बढ़ाने में मदद करने के लिए कहा है। हालांकि शियाओ शनहे के अधिकांश निवासी श्रमिक वर्ग के लोग हैं।
इस श्रेणी की शराब खरीदने का सामर्थ्य केवल कुछ ही लोगों में होता है। उनके चचेरे भाई के दामाद ने कल शराब के 10 बक्से भेजे थे और यू डोंग डोंग ने अभी तक एक भी नहीं बेचा था। जियांग ताओ हंसते हुए बोला, मैं पहले एक बोतल से ही अपनी किस्मत आजमाऊंगा। मैंने कल बॉस यू को कहते सुना था कि इससे इनाम जीते जा सकते हैं और मैंने कल रात सपना देखा कि मैंने इनाम जीता है। हा, ये तो दिवास्वप्न रात के स्वप्नों में बदल रहे हैं। मास्टर जियांग, आपके भाग्य में अपार धन की प्राप्ति निश्चित है। अपनी पसंद का चुनाव करें, देखें आपका भाग्य आपका साथ देता है या नहीं। जियांग ताओ की बातें सुनकर यू डोंग डोंग समझ गया कि वह शराब खरीदने क्यों आया था। ये बिल्कुल सामान्य है। सपने हालांकि अमूर्त होते हैं, फिर भी कभी कभी लोगों के कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जियांग ताओ ने जीतने का सपना देखा, इसलिए हो सकता है कि वह अपना पूरा दिन इस बात पर विचार करने में बिताए कि क्या आकाश उसे कोई संकेत दे रहा है। असल में ये कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरह से दिमाग की दिवास्वप्न कल्पना है। जियांग ताओ की नजर शेल्फ पर रखी ब्लू एंड व्हाइट लैंग वाइन के 6 बक्सों पर पड़ी। वास्तव में उसकी दृष्टि के दायरे में ब्लू एंड व्हाइट लैंग के 3 बक्से चमकते हुए दिखाई दिए, जो आसपास के अन्य बक्सों से स्पष्ट रूप से भिन्न थे। सिस्टम का चिन्हित से यही मतलब रहा होगा। बाएं से दूसरा वाला, बॉस यू, मुझे वो वाला दे दो। जियांग ताओ ने तीनों पुरस्कार विजेता ब्लू एंड व्हाइट कार्ड एक साथ खरीदने की इच्छा को दबा लिया और पहले एक कार्ड खरीदकर स्थिति का जायजा लेने का विकल्प चुना। सुबह के इस समय सुपरमार्केट में कोई और ग्राहक नहीं था, इसलिए किसी को भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ रही थी। अगर मास्टर जियांग शीर्ष पुरस्कार जीतते हैं तो ये बोतल मुफ्त मिलेगी। मैं इसे आपके लिए ले आऊंगा, यू डोंग डोंग ने हंसते हुए कहा और मुड़कर शेल्फ की ओर चल दिया और जियांग ताओ द्वारा चुने गए बॉक्स को उठाने के लिए अपने पंजों पर खड़ा हो गया। 1499। मास्टर जियांग, पहले बिल का भुगतान करें, फिर आप बॉक्स खोल सकते हैं और अपने फोन से ढक्कन के अंदर मौजूद QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ी शर्त लगाते हैं। उस समय जियांग ताओ ने एक माहिर अभिनेता की तरह बड़ी सहजता से 1499 युआन का भुगतान कर दिया। बिल चुकाने के बाद जियांग ताओ ने शराब का डिब्बा खोला और उसका ढक्कन खोल दिया। कैप के अंदर एक यूनिक QR कोड था जिसे केवल एक बार स्कैन किया जा सकता था। उफ, एक गहरी सांस लेते हुए जियांग ताओ ने वीचैट पर स्कैनिंग फीचर खोला और एक हल्की सी आवाज के साथ टोपी के अंदर मौजूद QR कोड को स्कैन किया। बधाई हो, आपने शीर्ष पुरस्कार जीता है। मैं जीत गया। स्कैन का परिणाम देखकर जियांग ताओ ने उत्साहपूर्वक कहा। हालांकि उन्हें इस परिणाम का पहले से ही पता था, फिर भी इसे अपनी आंखों से देखना बहुत रोमांचक था। उस समय जियांग ताओ सचमुच भावुक हो गए थे, बिल्कुल भी अभिनय नहीं। कौन सा इनाम, मुझे देखने दो। जियांग ताओ के चेहरे पर उत्साह देखकर यू डोंग डोंग उत्सुकता से झुककर उसका फोन देखने लगा। वाह, ऐसा हो ही नहीं सकता। शीर्ष पुरस्कार। मास्टर जियांग, आपकी किस्मत तो कमाल की है। जियांग ताओ के फोन पर पुरस्कार जीतने की सूचना देखकर यू डोंग डोंग के चेहरे पर अविश्वसनीय आश्चर्य का भाव था। जियांग ताओ दिल खोलकर हंसा। हा, बिल्कुल मेरे सपने जैसा। मुझे सचमुच शीर्ष पुरस्कार मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस यू, आपके बिना मैं ये बड़ा पुरस्कार नहीं जीत पाता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू डोंग डोंग के होंठ फड़फड़ाए, वह अवाक रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे पता होता कि मैं शीर्ष पुरस्कार जीत सकता हूं तो मैं खुद ही इसे प्राप्त कर लेता। यह तुम्हारे पास कैसे आ गया? बेशक वह जानता था कि यह सब पूरी तरह से भाग्य और संयोग पर निर्भर था। शायद यह मास्टर जियांग यहाँ बहुत ही भाग्यशाली है। जियांग ताओ ने यू डोंग डोंग की ओर देखकर पूछा, वैसे बॉस यू, मुझे ये पुरस्कार कहाँ से मिलेगा? यू डोंग डोंग ने जवाब दिया, आप इसे यहीं प्राप्त कर सकते हैं। मैं क्षेत्र के बिक्री प्रतिनिधि से संपर्क करके पुरस्कार को यहाँ लाने के लिए कहूंगा जब उनके पास समय होगा। जियांग ताओ मुस्कुराया और बोला, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद बॉस यू, बस मुझे बता देना जब यह आ जाए, मैं इसे लेने आ जाऊंगा। यू डोंग डोंग मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर जियांग, इतनी अच्छी किस्मत के साथ एक और बोतल क्यों न ले? हो सकता है आप फिर से जीत जाएं। जरूर, मैं एक और ले लूंगा। मुझे वह डिब्बा चाहिए। जब जियांग ताओ को पता चला कि बॉस यू ने उसके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की है, तो उसने तुरंत उनकी बात मान ली। उन्होंने ब्लू एंड व्हाइट लैंग वाइन के एक और चमकते हुए डिब्बे की ओर इशारा किया। अध्याय 9, बार बार जीत हासिल करना, सुपरमार्केट मालिक को चौंका देना। यू डोंग डोंग ने तुरंत किंगहुआलान का वह डिब्बा लाकर दिया जिसे जियांग ताओ ने निर्दिष्ट किया था। ऐसा लग रहा था मानो उसे डर था कि जियांग ताओ अपना मन बदल सकता है।
लीजिए मास्टर जियांग, आज आपकी किस्मत वाकई कमाल की है। मुझे यकीन है कि यह डिब्बा कम से कम दूसरा पुरस्कार तो जरूर जीतेगा। यू डोंग ने मुस्कुराते हुए शराब का डिब्बा जियांग ताओ को सौंप दिया। दूसरा पुरस्कार उसी किंगहुआलांग की एक बोतल थी जिसकी कीमत 1499 थी। यह एक तरह से एक खरीदो एक मुफ्त पाओ ऑफर के बराबर है। आधिकारिक जीत दर के अनुसार दूसरा पुरस्कार जीतने की संभावना केवल 3% है। इसे जीतना इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला, स्कैन किया और यू डोंग को 1499 युआन का भुगतान दोबारा किया और फिर डिब्बा खोलना शुरू कर दिया। उसने शराब का डिब्बा खोला, बोतल निकाली और एक क्लिक की आवाज के साथ ढक्कन को घुमाकर खोल दिया। टोपी के अंदर मौजूद क्यूआर कोड को घूरते हुए मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद जियांग ताओ को थोड़ा रोमांच महसूस हुआ। अगर कुछ भी असामान्य नहीं होता है तो वह फिर से पहला पुरस्कार जीत सकता है, जिसका मतलब है 2500 युआन और डिंग। जियांग ताओ ने वीचैट पर स्कैन फंक्शन का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन किया। बधाई हो, आपने प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। फिर से जीत गए। फोन की स्क्रीन पर संदेश देखकर जियांग ताओ ने उत्साह से मुट्ठी भींच ली। कौन सा पुरस्कार? जियांग ताओ के उत्साहित चेहरे को देखकर यू डोंग की जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई और वह झुककर उसके फोन की स्क्रीन देखने लगा। फोन पर जीत की सूचना देखते ही यू डोंग ने हैरानी से जियांग ताओ की ओर देखा। एक और प्रथम पुरस्कार? क्या प्रथम पुरस्कार जीतने की दर इतनी अधिक है? क्या किंगहुआलांग दिवालिया होना चाहता है? बधाई हो मास्टर जियांग, आपकी किस्मत तो अविश्वसनीय है। एक और प्रथम पुरस्कार। शुरुआती सदमे के बाद यू डोंग ने जियांग ताओ को एक बार फिर बधाई दी। वह जियांग ताओ के अविश्वसनीय भाग्य को देखकर चकित था, ईर्ष्या नहीं कर रहा था। उसके सुपरमार्केट से एक दिन में होने वाले मुनाफे से होंग्युनलांग की 1.5 बोतल खरीदी जा सकती थी। हाँ, आज तो किस्मत ही कमाल की है। कल रात का सपना सच हो गया। जियांग ताओ दिल खोलकर हंसा। लगातार 2 बड़े पुरस्कार जीतने के बाद उनका मूड स्वाभाविक रूप से बेहद अच्छा था। यू डोंग ने फिर से बोलते हुए जियांग ताओ को उकसाया, मास्टर जियांग, क्या आप इस अच्छे दौर का फायदा उठाकर एक और बोतल नहीं लेना चाहते? एक और बोतल? यू डोंग का सुझाव सुनकर जियांग ताओ प्रसन्न तो हुआ, लेकिन उसने गंभीरता से विचार करने का नाटक किया और ऐसे अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया जो कई युवा अभिनेताओं को मात दे सकता था। ठीक है, आखिरी बार, चाहे मैं जीतूं या हारूं, मैं अब और कुछ नहीं खरीदूंगा। जैसा कि कहावत है, 3 बार में एक ही चीज मिलती है, और अगर मैं फिर से जीत गया तो यही मेरी हद होगी। मुझे वो डिब्बा दे दो, मुझे तो वही सबसे अच्छा लगता है। जियांग ताओ ने पहले मानसिक रूप से खुद को तैयार करने के लिए एक नाटक किया। फिर उसने आखिरी शराब के डिब्बे की ओर इशारा किया जो उसकी नजर में चमक रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। आज तुम्हारा भाग्य अच्छा है, ये बोतल जरूर जीतेगी। तुम्हें एक और प्रथम पुरस्कार की शुभकामनाएं। यू डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा और जियांग ताओ के लिए शराब लाने के लिए मुड़ गया। जियांग ताओ ने काउंटर पर मौजूद क्यूआर कोड को तेजी से स्कैन किया और यू डोंग को 1499 युआन का भुगतान किया। लीजिए मास्टर जियांग। यू डोंग ने जियांग ताओ को किंगहुआलांग का वह डिब्बा दिया जिसकी ओर उसने इशारा किया था, और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह तमाशा देखने के लिए तैयार हो। हालांकि उन्होंने मौखिक रूप से कामना की कि जियांग ताओ एक और प्रथम पुरस्कार जीते। अपने मन में उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि जियांग ताओ एक और प्रथम पुरस्कार जीत सकता है। ध्यान रहे, इस किंगहुआलांग प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीतने की संभावना 1000 में 1 से भी कम थी। लगातार 2 बार प्रथम पुरस्कार जीतना अपने आप में असाधारण भाग्य की बात थी। उसके लिए तीसरी बार जीतना नामुमकिन है। जब तक कि ऐसा न हो। हे भाग्यशाली बिल्ली, हम पर कृपा करो, मुझे एक और पुरस्कार जीतने दो। जियांग ताओ ने डिब्बा खोलने से पहले यू डोंग के काउंटर पर बैठी एक भाग्यशाली बिल्ली के सामने प्रार्थना करने का नाटक किया। उसने झटपट शराब का डिब्बा खोला, बोतल निकाली, ढक्कन खोला और कोड स्कैन किया। डिंग, बधाई हो, आपने प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। मैं जीत गया। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी जियांग ताओ परिणाम देखकर बेहद उत्साहित हो गया। अरे वाह मास्टर जियांग, आपकी किस्मत तो वाकई अद्भुत है। जल्दी करो और लॉटरी का टिकट खरीद लो। हो सकता है आज रात तुम 5 मिलियन जीत जाओ। ये देखकर कि जियांग ताओ ने एक और प्रथम पुरस्कार हासिल कर लिया है, यू डोंग का गोल मटोल चेहरा एक शानदार भाव से चमक उठा। अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वह कभी विश्वास नहीं करता कि यह सच है।
मैंने किंगहुआलांग की 3 बोतलें खरीदी और लगातार 3 बार प्रथम पुरस्कार जीता। अगर कोई इसे जोर से भी कह दे तो भी लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, वे सोचेंगे कि वह किंगहुआलांग का कठपुतली है। हा हा हा, आज तो मेरी किस्मत ही कमाल की है, मुझे बाद में कुछ टिकट जरूर खरीदने होंगे। जियांग ताओ का चेहरा एक तेजस्वी मुस्कान से दमक रहा था। सुबह सुबह लगातार 3 प्रथम पुरस्कार जीतकर कुल 7,500 युआन मूल्य की प्रीमियम वाइन हासिल की। कौन खुश नहीं होगा। वैसे बॉस यू, क्या आप ये शराब यहीं से खरीदते हैं? वह होंगयुनलांग बहुत ही प्रीमियम है, मैं उसे पी नहीं सकता। अगर आप खरीदते हैं तो मैं उसे सीधे आपको बेच दूंगा। उत्साह के बाद जियांग ताओ ने यू डोंगडोंग की ओर देखा और अपने विचार साझा किए। जी हाँ, हम करते हैं। क्या आप होंगयुनलांग की तीनों बोतलें बेचने के बारे में सोच रहे हैं? जियांग ताओ की बातें सुनकर यू डोंगडोंग की आंखें भी चमक उठी। प्रसिद्ध शराबों की पुनर्विक्रय से होने वाला मुनाफा भी काफी उल्लेखनीय है। माओ ताई के अलावा जिजियू, हेनेसी, मार्टेल कॉर्डन ब्लू और रेमी मार्टिन जैसे ब्रांड बाजार में अपेक्षाकृत कम मिलते हैं और अपनी कीमत को बेहतर तरीके से बनाए रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। वुलियांगे, जियाननचुन, किंगहुआलांग जैसे अन्य स्थानों पर पुनर्विक्रय मूल्य उनके खुदरा मूल्यों से काफी कम है। जियांग ताओ द्वारा जीता गया होंगयुनलांग, हालांकि इसकी खुदरा कीमत 2,500 जितनी अधिक थी, अगर इसे दोबारा बेचा जाता तो ये केवल 70% कीमत पर ही बिकता। अगर कीमत सही हो तो मैं इसे बेच दूंगा। एक बोतल की कीमत कितनी होगी? जियांग ताओ ने यू डोंगडोंग की ओर देखा और पूछा। यह पहली बार था जब वह इतनी महंगी शराब बेच रहे थे और उन्हें इस क्षेत्र में बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। हम पुराने परिचित हैं, मास्टर जियांग, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। पुनर्विक्रय के लिए मैं आपको ये राशि दूंगा। यू डोंगडोंग की गोल मटोल उंगलियां काउंटर पर रखे कैलकुलेटर पर कुछ नंबर टाइप कर रही थी। जियांग ताओ ने कैलकुलेटर पर नजर डाली और उसे 1750 का आंकड़ा दिखाई दिया। ये कीमत जियांग ताओ की उम्मीदों पर खरी उतरी। जियांग ताओ ने यू डोंगडोंग से पुष्टि की, बॉस यू, क्या यह एक बोतल की कीमत है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो एक बोतल के लिए है। मैं तो मोलभाव करने में माहिर होने के बावजूद भी तीनों बोतलों के लिए आपको ये कीमत नहीं दूंगा। जियांग ताओ के सवाल पर यू डोंगडोंग को हंसी आ गई। उसने कैलकुलेटर पर अपनी उंगलियां कुछ और बार चलाई। 3 बोतलों का कुल योग इतना है। जियांग ताओ ने कैलकुलेटर पर देखा और उस पर दिख रही संख्या बदलकर 5,250 हो गई। 5,250। उसने अभी अभी खर्च किए गए 4,500 रुपये घटाने के बाद 750 रुपये का लाभ कमाया। जियांग ताओ ने पूछने की कोशिश की, क्या आप किंगहुआलांग की ये तीनों खुली बोतलें खरीदते हैं? अगर आपने इन्हें कहीं और से खरीदा होता तो मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं करता, लेकिन यू डोंगडोंग ने जियांग ताओ की ओर देखा और कहा, चूंकि आपने इन्हें यहीं से खरीदा है और मेरे सामने ही खोला है, अगर आप बेचना चाहते हैं तो मैं आपको प्रति बोतल अधिकतम 400 युआन दे सकता हूं। इसे 1499 में खरीदा गया था, लेकिन 400 में बेच दिया गया, जो इसकी मूल कीमत के आसपास भी नहीं है। हालांकि बोतलें खोली जा चुकी थी, उसने उनसे बड़ा पुरस्कार ले लिया था, इसलिए जाहिर है कीमत पर असर पड़ेगा। यह नहीं कहा जा सकता कि बॉस यू कठोर व्यवहार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं ये तीनों बोतलें अपने लिए रख लूंगी, नए साल में आने वाले मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए। जियांग ताओ ने थोड़ी देर सोचा और अंततः 3 सामान्य किंगहुआलांग की बोतलों को रखने का फैसला किया। आखिरकार वे माओ ताई के खिलाफ खड़े होने के लिए काफी अच्छे हैं। बाजार में 300-400 रुपये में बिकने वाले उत्पादों की तुलना में ये निश्चित रूप से अधिक स्वादिष्ट है। ठीक है मास्टर जियांग, इन्हें अपने पास रखिए, इनका स्वाद भी अच्छा है। यू डोंगडोंग ने कोई जिद नहीं की और तुरंत पहले से गणना किए गए 5,250 युआन जियांग ताओ को हस्तांतरित कर दिए। जियांग ताओ ने जीतने वाले तीनों बोतल के ढक्कन यू डोंगडोंग को सौंप दिए और लेनदेन पूरा हो गया। जियांग ताओ को 1499 रुपये प्रति बोतल के खुदरा मूल्य वाली 3 अच्छी शराब की बोतलें मिली, साथ ही उसे 750 युआन का मुनाफा भी हुआ। अध्याय 10, पीछे हटकर सौदेबाजी करके आगे बढ़ना। यू डोंगडोंग लॉटरी जीतने पर मिली 3 बोतल की ढक्कने पीछे छोड़ गया। उसने जियांग ताओ के लिए लकड़ी के 3 ढक्कन ढूंढे और बोतलों को दोबारा बंद कर दिया। फिर मिलेंगे बॉस यू। जियांग ताओ मुस्कुराया, यू डोंगडोंग को अलविदा कहा और शराब के 3 डिब्बे लेकर सुपरमार्केट से बाहर निकल गया। वह मुश्किल से दरवाजे से 10 मीटर ही बाहर निकला था कि उसने एक परिचित चेहरा अपनी ओर आते देखा। अरे शियाओ जियांग, आज गाड़ी नहीं चला रहे? शराब खरीदने जा रहे हो? घर पर मेहमान आए हैं।
वक्ता एक लंबा चौड़ा बूढ़ा आदमी था जिसके सिर पर चांदी जैसे भूरे रंग के घुंघराले बाल थे और उसका चेहरा स्वस्थ और लालिमा लिए हुए था। उसका नाम लुकियान था, जो जियांग ताओ का जमींदार था। उनकी उम्र देखकर धोखा मत खाए, अंकल लू 70 साल के थे, लेकिन वे बहुत चुस्त दुरुस्त और खुशमिजाज थे। उनकी मासिक पेंशन 16 या 17 हजार युआन थी। वह एक पुरानी ट्यूब के आकार की अपार्टमेंट इमारत का मालिक था, जिससे उसे किराए के रूप में प्रति माह $30,000 से अधिक की आय होती थी। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की आमदनी 7 या 8 नौजवानों को हराने के लिए काफी है। बीजिंग की औसत आय आसमान छू रही है, लेकिन अंकल लू जैसे सेवानिवृत्त लोग वास्तव में अपना योगदान देते हैं। अधिकांश दिनों में बूढ़े आदमी के पास करने के लिए कुछ खास नहीं होता था। वह सिगरेट पीता था, शराब पीता था, अपने बालों को पर्म करवाता था, अपने पालतू पक्षियों को टहलाता था, क्रिकेट खेलने में समय बिताता था। बच्चों की तुलना में वह कहीं बेहतर जीवन जी रहा था। मेरे घर पर कोई मेहमान नहीं है, बस सिगरेट खरीदते समय कुछ बोतलें खरीद ली। 1 मिनट में काम पर जा रहा हूँ। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए अपने मकान मालिक का अभिवादन किया और जाने के लिए तैयार हो गया। अरे क्या ये किंगहुआलांग नहीं है? वाह शियाओ जियांग, आजकल तुम्हारा कारोबार खूब फल फूल रहा है। बढ़िया पेय पदार्थों की ओर बढ़ रहे हो। बूढ़े मकान मालिक ने जियांग ताओ के बैग में रखी महंगी शराब की बोतलों की झलक देखी। वाकई ये उसकी पसंदीदा किंगहुआलांग थी। जियांग ताओ उसकी बातों से उत्साहित हो गया। पिछले कई सालों में उनसे किराए पर मकान लेने वाले हर व्यक्ति को पता है कि मकान मालिक को शराब पीना बहुत पसंद है। इसके अलावा उसके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती। वो कभी भी एक बोतल के लिए कुछ 100 युआन से कम में समझौता नहीं करता। जैसा कि वे खुद कहते हैं, उनकी उम्र 70 साल हो चुकी है। उनके पास अच्छे जीवन के कितने साल बचे हैं। अब से वह अच्छे से खाएगा, अच्छे से पिएगा, अच्छे से खेलेगा, आराम का भरपूर आनंद उठाएगा। ऐसा भी नहीं है कि उसके पास इसका आनंद लेने के साधन नहीं है। जियांग ताओ के माता पिता भी अब 60 साल से अधिक उम्र के हैं। बुजुर्ग दंपति हर सुबह 4 या 5 बजे उठकर दिहाड़ी मजदूरी के लिए फोरमैन की वैन में सवार हो जाते हैं और अंधेरा होने के बाद ही घर लौटते हैं। दिन रात मेहनत करके वे शायद महीने में $5,000 कमाते हैं, जो कि अकेले मकान मालिक की पेंशन से भी कम है। कुछ लोग रोम में पैदा होते हैं, कुछ लोग बोझ ढोने वाले जानवरों की तरह पैदा होते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण लोगों के बीच भी बीजिंग के एक गांव और जियांग ताओ के ग्रामीण गृहनगर के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अंकल लू, चलिए उधर चलते हैं, मुझे आपसे कुछ कहना है। जियांग ताओ ने बोलते हुए इशारे किए, जिससे बूढ़े व्यक्ति को एक तरफ जाकर बातचीत करने का संकेत मिला। इतना रहस्यमय क्यों? वह बूढ़ा व्यक्ति असमंजस में था, लेकिन जियांग ताओ के पीछे कुछ कदम चला और एक गली के प्रवेश द्वार पर रुक गया। चाचा लू, ये 3 डिब्बे किंगहुआलांग मैंने अभी अभी बॉस यू से खरीदे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ बोतल के ढक्कन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके पुरस्कार प्राप्त किए। मैंने शराब को बिल्कुल भी नहीं छुआ। QR कोड का सारा पैसा निकल चुका है, इसलिए अब आपके पास शराब की सिर्फ 3 सामान्य बोतलें बची हैं। अगर आपको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि ये पहले से ही खुले हुए हैं, तो मैं इन्हें आपको सस्ते में बेच दूंगा। जियांग ताओ ने इधर उधर की बातें किए बिना सीधे अपने मकान मालिक से मुद्दे पर बात की। अरे इतना सस्ता कैसे? वह बूढ़ा व्यक्ति सचमुच दिलचस्पी दिखा रहा था। किंगहुआलांग के सच्चे प्रशंसकों के लिए QR कोड प्रमोशन एक अतिरिक्त रोमांच की तरह होते हैं। पुरस्कार ड्रॉ के बिना भी अगर आपको वह सामान पसंद है, तो भी आप उसके लिए पैसे खर्च कर ही रहे हैं। और उस निराशाजनक जीत दर के साथ एक आम आदमी 10 बोतलें खरीद ले, तब भी उसे दूसरा पुरस्कार नहीं मिलेगा। 99.99% लोगों को तीसरा पुरस्कार मिलता है, जो कि सिर्फ 100 मिलीलीटर की सैंपल बोतल होती है। जियांग ताओ जैसे भाग्यशाली लोग ही लगातार 3 बार प्रथम पुरस्कार जीत सकते हैं। सट्टेबाजी में पैसा बर्बाद करने के बजाय असली छूट कहीं बेहतर है। बोतलों के खोले जाने की बात करें तो सच्चे शौकीनों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। खुली शराब भी सैकड़ों डॉलर प्रति किलो बिकती है। जियांग ताओ ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तीनों 2700 में लगभग 40% की छूट। जियांग ताओ द्वारा मांगी गई कीमत सुनकर मकान मालिक की आंखें चमक उठी। अगर वह किंगहुआलांग की 3 बोतलें 40% छूट पर खरीद पाता, तो उसे $2000 से अधिक की बचत हो जाती। बूढ़े आदमी ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर जियांग ताओ की ओर 2 उंगलियां उठाकर कहा, 2000 मैं ले लूंगा। अंकल लू, आप मुझे मोलभाव करके मार नहीं सकते। आप तो सीधे सीधे मुझे 2 टुकड़ों में काट रहे हैं। मैंने 3 बोतलों के लिए 4500 रुपये दिए। ये तो सरासर छूट है।
जियांग ताओ ने अपना बैग कसकर पकड़ लिया और घायल होने का भाव दिखाया। यह एक नाटकीय प्रदर्शन था। बूढ़े आदमी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। 2100 अंतिम प्रस्ताव 2600, एक पैसा भी कम नहीं। जियांग ताओ ने पलटवार किया। वह अच्छी तरह जानता था कि सीमा रेखा कहां खींचनी है। क्या हम दोनों थोड़ी बहुत छूट दे दें? आप कुछ जोड़ें, मैं कुछ घटाऊंगा। अंतिम कीमत 2300। चलो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। मैं तुम्हें अपनी अंतिम कीमत बता देता हूं, 2400। ठीक है, 2400 ही ठीक है। पहले मुझे सामान की जांच करने दीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने 100 संकेतों पर बहस करने की जहमत नहीं उठाई। खुशी खुशी थैला उठाया और बक्सों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसे जियांग ताओ के साथ मोलभाव करने में मजा आता है, लेकिन जियांग ताओ के लिए ये सब जीवित रहने के बारे में है। 400 युआन उसकी बेटी के लिए एक अच्छी शीतकालीन जैकेट खरीदने के लिए पर्याप्त है। किंगहुआलांग की 3 बोतलें 2400 में बिकी, जो बॉस यू द्वारा दुकान में प्रस्तावित कीमत से पूरे दोगुने के बराबर थी। जियांग ताओ इससे बेहद खुश है। शुरू में तो वह एक बोतल खुद पीने के लिए रखने की योजना बना रहा था, लेकिन फिर उसे परिवार पर मौजूद 80-90 हजार डॉलर के कर्ज की याद आ गई और वह दुविधा में पड़ गया। अरे यार, हमारा परिवार किस तरह का है जो 1000 से ज्यादा शराब की बोतलें गटक जाता है। अभी मौज मस्ती करने का समय नहीं है, पहले परिवार का कर्ज चुकाना होगा। शराब की जांच हो गई, सब ठीक है। शियाओ जियांग, मुझे आपकी जांच करने दीजिए। वह बूढ़ा आदमी सालों से किंगहुआलांग पी रहा है, बस एक बार सूंघने से ही उसे पता चल जाता है कि यह असली है। इसके अलावा वह जियांग ताओ को 6 साल से अधिक समय से जानता है और उसे भरोसा है कि वह उसके जैसे पुराने व्यापारी को नकली सामान नहीं बेचेगा। ठीक है, मुझे यहाँ स्कैन करो। जियांग ताओ मुस्कुराया, अपना फोन निकाला और उसे पलट दिया ताकि मकान मालिक उसके केस पर चिपके हुए वीचेट पेमेंट कोड को स्कैन कर सके। वैसे शियाओ जियांग, इन 3 बोतलों से तुमने कौन कौन से पुरस्कार जीते? बूढ़े व्यक्ति ने अपना फोन टैप करते हुए पूछा। जियांग ताओ के कोड को स्कैन किया और 2400 युआन दर्ज किए। वीचेट के माध्यम से 2400 युआन का भुगतान प्राप्त हुआ। भुगतान की खबर सुनकर जियांग ताओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह शिनकेई 6 पर 10 बीट से कहीं बेहतर था। बस 3 प्रथम पुरस्कार, बस इतना ही, जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 3 प्रथम पुरस्कार? तुम तो सपने देखने वाले हो। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि जियांग ताओ ने 3 प्रथम पुरस्कार जीते हैं। उसने बस यूं ही कैजुअली पूछ लिया। अगर जियांग ताओ कुछ कहना नहीं चाहता तो उस पर दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इनाम की राशि कितनी भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जियांग ताओ से 2400 में किंगहुआलांग की 3 बोतलें खरीद दी, जिससे उन्हें 2000 से अधिक की बचत हुई। उनके जैसे सच्चे प्रशंसक के लिए ये वाकई एक शानदार सौदा है। हाँ, मेरी बात पर यकीन मत करो, कोई बात नहीं। मैं काम पर जा रहा हूँ, बाय। जियांग ताओ ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और गांव से बाहर निकल गया। आजकल के युवा फिर से दिवास्वप्न देख रहे हैं। पहला पुरस्कार, मानो उसे हासिल करना इतना आसान हो। मैंने दर्जनों बोतलें पी ली हैं, लेकिन मुझे केवल एक बार दूसरा पुरस्कार मिला है। बूढ़ा मकान मालिक जियांग ताओ को जाते हुए देखता रहा, हंसता रहा और अपना सिर हिलाता रहा। उसे पूरा यकीन था कि युवक मजाक कर रहा था। ... ज्यादा दूर नहीं, पैंगरोंग सुपरमार्केट के अंदर जियांग ताओ को आज 3 प्रथम पुरस्कार जीतते हुए देखकर यू डोंगडोंग के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने किंगहुआलांग की एक नई बोतल खोली, 2 बोतलें निकाली और उन्हें देखना शुरू कर दिया। बधाई हो, आपने तीसरा पुरस्कार जीता। बधाई हो, आपने तीसरा पुरस्कार जीता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यू डोंगडोंग ने 2 बोतलों को स्कैन किया और दोनों पर उसे तीसरा पुरस्कार मिलना तय था। मुझे किंगहुआलांग की 200 मिलीलीटर की सैंपल बोतलें मिली। लोगों के बीच इतना अंतर कैसे हो सकता है? यू डोंगडोंग अपनी कुर्सी पर धंस गया और कसम खाई कि वह फिर कभी इनामों की लॉटरी से छेड़छाड़ नहीं करेगा।